रूपाली many a time she offered me कि come for rehearsal, और मेरी हालत ख़राब हो जाती थी यार सोच के कि मैं नसीर जी शायद तमाचा उमाचा मार देंगे यार, मैं उस लेवल का एक्टर नहीं हूँ। तो मैं आतिश भाई के पास गया, मैंने कहा आतिश भाई देते ही नहीं हो यार, आप तो लाइन ही नहीं आता, कुछ भी स्क्रिप्ट में कोई डायलॉग्स ही नहीं है। कह रहे यार तू एज एन एक्टर ना मुझे इंस्पायर ही नहीं कर रहा है। सुमित इज बिजी। इतने सारे हिट शोज, इतने टाइम से रहो यो टीवी इंडस्ट्री में, पीपल रिस्पेक्ट यू एज एन एक्टर, तो फिर ए लिस्टर ऑफ टेलीविजन का टैग क्यों नहीं मिला? आई टेल यू वेरी ऑनेस्ट थिंग, उस समय कुछ लोगों को अच्छा लगता था आपके साथ फोटो खिंचवाने में, कुछ लोग अवॉइड मार जाते थे आपके साथ। हाँ, बहुत सारे लोग थे। सब छोड़ के फार्मिंग में घुस सब गए। छोड़ गए। फ्रस्ट्रेट हो गए थे बिजनेस से? अब एक पॉइंट आया था कि नीली छतरी वाले के बाद मुझे लगा कि अब शायद मेरे लिए टेलीविजन में रोल नहीं है। प्रकृति ने जो मारा है ना, प्रकृति ने जो इम्तिहान लिया है ना दोस्त, वो इम्तिहान मुझे लगता है कि आई कैन फील नाउ कि फार्मर्स के साथ क्या होता होगा, कि जिस एरिया में 30 साल तक से कोई बाढ़ नहीं आया दोस्त, उसी साल बाढ़ आया जब 15,000 पेड़ लगाए और आधा खेत बह गया। सो ही वेंट इनसाइड एंड ही स्पोक टू ऑल हिज टीचर्स, प्रिंसिपल एंड ऑल, कि पापा सब्जी लेके आए हैं, आप लोग आएंगे क्या देखने, खरीदने के लिए। Then all the kids of his class went to different class and spoke to all the class teachers and said कि Vyan's father is selling vegetable outside. So सब्जी बेचना कोई मतलब छोटा काम नहीं है इस सेंस में कि बहुत कुछ खत्म होने के बाद ये कर रहा हूं मैं, एंड दिस नीड्स अटेंशन, दिस नीड्स अटेंशन फ्रॉम दी चिल्ड्रन टू एक्नॉलेज दैट इट्स अ ग्रेट वर्क, इट्स नॉट अ मीनियल जॉब। लगभग समझ ले कि 12-15 लाख रुपए का डेट था और ऑलरेडी मैं डेट में जा चुका था, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास, 1-1.25 के आसपास। और टेक्नोलॉजी की वजह से 1.5 महीना 2 महीने के अंदर वी लॉस्ट अराउंड अनदर 6-7 lakhs, and by then I just took a pause for a month to figure out the technical part of it, and friends and family, few people had invested in that 1 year of journey. वो उसके कारण ना पूरा धंधा ही बंद हो गया मेरा फार्मिंग का। कितना जो फ्रेंड्स फैमिली ने इन्वेस्ट किया था उनको जवाब देना, फार्मर का जो उधार हो रखा है उसको जवाब देना, घर का खर्चा चलाना उसको जवाब देना, एक साथ बड़ा था। तब कभी कभी कचोटता है रे, कि कभी कभी कचोटता है कि मतलब कि अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल बन रहा हूं मैं। एक किसान बन रहा हूं, एक एक्टर बन रहा हूं, कि एक ऐसा बाप बन रहा हूं जो अपने बाप पे निर्भर हो गया इस एज में। जब बात करने बैठिए ना तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके मेमोरी में रहती हैं, लेकिन कई बार आपके अंदर इनिबिशन रहता है कि उसके बारे में बात ना करें। कई बार लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसा कहा तो। बट आई थिंक कि टॉकिंग टू सिद्धार्थ, द ओनली थिंग आई फेल्ट वाज कि ऐसा लगा कि सब कुछ कह दो यार, क्या है जो छुपाना है और क्या है जो लोग ओपिनियन बनाएंगे। आपकी अपनी स्ट्रगल रही है, उसके बीच में आपके अपने उतार चढ़ाव रहे हैं, और वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं, बहुत कुछ ये भी सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, और कई बार ये भी सिखाते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो इस टॉक शो में सिद्धार्थ कन्नन के साथ मुझे
यही सारी बातें की हैं. सो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन शो. मेरा भाई, कैसे हो डार्लिंग? फाइनली फाइनली यार. पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि सिद्धार्थ के साथ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में जो है मुझे बहुत समय लग गया. फाइनली हम दोनों गोवा में टकराए और मैं पीछे पड़ गया कि मुझे सिद्धार्थ पॉडकास्ट करना है. तो इसने बोला कि तुम एज एंकर करोगे कि एज पार्टिसिपेंट करोगे. तो भाई मतलब शुरुआत में एज एन एंकर कर रहा हूँ, बाद में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. तो पहले मैं सबके सामने अपने भाई को सॉरी कहना चाहता हूं. भाई ने मुझे बड़े प्यार से बोला कि यार आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू यू. मैंने कहा भाई मुझे कोई मैसेज नहीं आया और आज मैं कैमरा में भी बोल रहा हूं. तो पहले सॉरी रियली, बिकॉज आई लव योर वर्क, आई लव यू. मुझे इतना बुरा लगा उस दिन जब तुमने कहा, एक तो कौन कमबख्त हमें रीच आउट किया, उसका नाम पहले मुझे बताओ यार. पता ही नहीं है मुझे कौन रीच आउट किया. सीरियसली, बट मुझे खुशी इस बात की थी. और मैं ना, यू वोंट बिलीव इट, बिफोर कमिंग हियर देयर वर मतलब लुक टेस्ट और ये सब जब बात चल रही थी, तो वो लोग थे कि सर थोड़ी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप, मतलब इतना क्या जरूरी है और जल्दी है. आई सेड यू वोंट रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू हैव अ पॉडकास्ट विद सिद्धार्थ कनन. सर प्लीज विल डू इट फास्ट फॉर यू. गोली तो नहीं दे रहा, खुश कसम से बता रहा हूं मैं. पीपल हैव whomsoever I've spoken, no, this is like one of the prestigious podcast I'm part of now. भाई I am feeling great यार कि तुम आए यार. अरे मतलब and I really, जब तुमने मुझे गोवा में बोला था ना, मुझे इतना बुरा लगा यार. मैं कसम खाता हूँ यार. I landed, मैंने अपने कंटेंट हेड को फोन किया, कौन है ये कमबख्त जो ऐसे मैसेजेस आते हैं पता भी नहीं चलता. But I want to tell you one thing. We did a show together, me and my wife. वो क्या था वो मैं भूल गया. शिमारू प्लेटफॉर्म में आया था. हाँ. और वहाँ पे just had started kind of podcasting. हाँ वो, but वो anyway you were way ahead of your time. वो मालूम नहीं, but ये जानता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म शिमारू का था. और तुम आए एक फोन कॉल पे and it was so nice. Me and my wife we were there. Wow. Oh हाँ. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि you were way ahead of your time. Podcast कब से कर रहे हो यार? But एक और फ्लैशबैक लेते हैं. तो क्लब 9 हुआ करता था. Yes. या है शायद, वो मालूम नहीं. अभी भी है कि नहीं? अभी भी है. तो जहाँ पे जो लोग जिनके पास कम पैसे थे वो पब में जाके बैठ जाते थे. Right. और एक बियर रखते थे सब ऐसे, और चखना पे पेट भरते थे. और 5-6 घंटा निकल जाता था. वहां पे आप या हमारे एक और अजीज मित्र है गोरकी, जो बहुत बड़े टेलीविजन प्रोड्यूसर है, सब आके हैंग आउट करते थे. गोरकी बता देते ना लोग, 4 लाइन्स. हाँ, कंपनी का 4 लाइन्स है क्या? 4 लाइन्स, या. बहुत पैसा कमा रहा है क्या वो? बहुत पैसा यार, घर वर अच्छा बड़ा खरीद लिया उसने. उसको बोलो बहुत उधार दे दे मुझे उसको भाई. हाँ उसको मुझे देने. हाँ वो दे देगा. अब आजकल उस पोजीशन में आ गया वो. और तुम उस वक्त आए थे हमारे घर जहाँ मैं ऋषि सब रहते थे. हॉल बेडरूम, इंडियन स्टाइल टॉयलेट. हम सब वहाँ रहते थे. गोरकी, मैं, ऋषि, तुम भी आए थे. तो आई लव इनफैक्ट मेनी अ टाइम्स तो कंफ्यूजन ये होता था कि उस समय लैंडलाइन वाला भी समय था. हाँ. So because your voice, Gorky's voice and Rishi's voice लगभग same texture है. It was very difficult who used to pick up the phone. कि ऋषि बोलता था, कि गोरकी बोलता था, कि सिद्धार्थ बोलता था. तीनों की आवाज है. मैंने कहा यार ये कौन हो सकता है, इस बार कौन होगा. तो मालूम नहीं उस टाइम लैंडलाइन में ना गलती से किसी लड़की ने फोन कर दिया होगा लैंडलाइन में. तो बोली हाय. मेरे भाई साहब ऋषि, जो बड़े भाई हमारे, जो रेडियो जॉकी है, उन्होंने फोन उठाया, बोला किससे बात करनी है. और लड़की डर गई, उसे रख दिया. फिर ऋषि आता हम दोनों के पास कि गोरकी के लिए फोन था कि सिद्धार्थ के लिए फोन था. ये कौन है लड़की जो 11 बजे रात को फोन करके बोलती है हाय ऐसे वैसे करके. तो आज तक हम लोग को नहीं मालूम था वो फोन गोरकी के लिए था या मेरे लिए. बट बैचलर्स का घर था. और बैचलर के घर पे हाय लगनी चाहिए. भाई बिहार का लड़का. हाँ. बहुत इज्जत कमाई है तुमने. अरे यार, and I love you for it. मैं चाहता हूँ हम लोग बिहार जाए वापस. अरे चलो. और मैं चाहता हूँ तुम अपने बचपन के बारे में बताओ ना यार. अरे बिहार मतलब लगभग 12 साल तो रहा ही था बिफोर आई एक्चुअली मूव टू देहरादून फॉर स्कूलिंग. बट वो 12 साल का इम्प्रिंट इतना स्ट्रांग है ना मेरे अंदर कि सिर्फ मुझे फ्लाइट से उतरने की देर है, चाहे पटना हो चाहे गया हो.
तो वहाँ पे बिहार में बहुत अलग अलग तरह से बोलते हैं ना, मगही है, भोजपुरी है, मिथिला है, बहुत अलग अलग डायलेक्ट है अलग अलग रीजन के। सो मेरी मगही अचानक से शुरू हो जाती है वहाँ पे, एंड सडनली मुझे खुद रियलाइज़ नहीं होता है कि मेरा जो स्विच होता है ना हिंदी से अचानक मगही में और बिहारी में, तो वहाँ पे यादें मतलब इस लेवल पे है कि एक दो फनी बातें हैं। सबसे पहले तो 6th तक मेरे पिताजी ने मेरा नाम राजेश खन्ना रखा था। हाँ, हाँ, अपना राजेश राजेश काका। खन्ना, हाँ। मेरे घर का नाम अभी भी खन्ना है। अच्छा। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने, जब पटना शिफ्ट हुए हम वहाँ पे 1-2 साल के लिए, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है कि बेटा खन्ना है, बाप सिंह है। तो हालांकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी जोर से हंसने लगे, बहुत एम्बेरेस्ड हुए, कह रहे हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप, मैं फ़ैन हूँ राजेश खन्ना का, तो मुझे लगा कि मैं इसका नाम रख देता हूँ। और बिहार में कास्ट का भी बहुत तगड़ा उस समय प्रभाव था, सो दैट्स वाई दे कॉम्प्रोमाइज्ड एंड केप्ट माई नेम कुमार, सो दैट्स हाउ राजेश कुमार हैपेंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, गया वॉज ऑल्सो वेरी मेमोरेबल इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पिताजी ने कमाई करने के लिए सबसे पहला वीडियो क्लब बनाया था। मतलब थिएटर तो था ही, तो वो तो सिंगल थी स्क्रीन्स थे, बट घर के अंदर मेंबरशिप पे जो एक्सट्रीम A+ क्राउड था ना गया का, वो हमारे घर आकर के वेस्टर्न की टीवी और वेस्टर्न के VCR में फिल्म देखता था। सो दैट वाज अ वीडियो क्लब, 200 रुपया उस जमाने में, इन 80s, अर्ली 80s, मतलब दैट वाज द, और उसमें 4 फिल्में दिखाते थे। और कैलकाटा से मतलब रात को गया से आदमी जाता था हावड़ा, वहाँ से कैसेट लेते थे और यहाँ आकर के, तो मैंने बहुत सारी फिल्में, बसेरा, सिलसिला, उमराव जान, सब वीडियो क्लब में ही देखा है। सो वी वर लाइक कि मतलब आप अमीर महसूस सिर्फ इसलिए करते थे बिकॉज जेंट्री बहुत बड़ी आती थी, और आप सडनली गांव से उठ कर के आए थे, बिकॉज पिताजी गांव में थे और सडनली शहर में आए हैं। बट वहाँ का DM हो, वहाँ के SP हो, वहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियन हैं, एवरीवन यूज्ड टू कम विद देयर फैमिली जस्ट टू वॉच कि ये VCR और ये TV क्या है, बिकॉज देयर वाज नो वन हु। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अंदर से रही कि मैं एक्टर बन गया यार। तो बचपन जो है वो वहाँ का, खास करके बिहार वाला, आज भी आई कनेक्ट अ लॉट विद गया। गया इज़ ब्यूटिफुल प्लेस, नॉट ओनली फॉर कि बिकॉज वहाँ पे पिंडदान होता है, बट गया इसलिए भी प्रसिद्ध होना चाहिए और है भी, वहाँ पे शक्तिपीठ भी है, मंगला गौरी। तो जब वो कहानी है ना कि शिव जी पार्वती जी को लेकर के घूम रहे थे ना, बॉडीज वर फॉलिंग हियर एंड देयर, वहाँ पे शक्तिपीठ, तो ब्रेस्ट पोर्शन जो है वो गया में ही हुआ था। छठ फेस्टिवल के बारे में आपको पता ही होगा, छठ पूजा। छठ पूजा की शुरुआत गया से हुई है यार। Only thing is कि over the period it got overshadowed with Bodh Gaya, because Bodh Gaya became international hub and international tourist वगैरह सब आने लगे। But Gaya as a city is culturally so rich कि आज पिताजी माताजी मतलब पटना में इतने साल रहने के बाद भी अपना जो बुढ़ापा है वो एक्चुअली गया में बिता रहे हैं, बिकॉज दे स्टिल फील वेरी कनेक्टेड टू दैट प्लेस। एंड सेम थिंग विथ मी, आई डोंट लाइक गोइंग टू पटना एट ऑल। एक बहुत स्केरी एयरपोर्ट है। गए हो कभी पटना? नहीं यार भाई, वही दुनिया का मुझे लगता है एकमात्र एयरपोर्ट होगा जहाँ आज भी इमरजेंसी लैंडिंग होती है। क्योंकि 7 सेकंड में अगर तुमने हवाई जहाज नहीं रोका तो दीवार तोड़ देगा। सोचो, हाँ, अरे बाबा, हाँ, मतलब ऐसे बैठना पड़ता है यार हवाई जहाज, मतलब आप आ गए पटना, आ गए पटना, आ गए। वो कई बार लैंड करता है ना, तो मुझे लगता है कि वो चक्के में ना किसी के घर का साड़ी भी पता चला लपटा गया। तो बट गया बीइंग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, एंड हर साल दलाई लामा आते हैं, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस। और वहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि आपका अपना गांव है, आपकी अपनी ज़मीन है, और ज़मीन के ठीक सामने 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है जो 300 किलोमीटर लंबी है, एक बूंद उसमें पानी नहीं है। सो मेरे जीवन का जो मकसद है वो यही है कि मुझे उस नदी में किसी तरह से पानी लाना है। सो अब उसके लिए प्लांटेशन करना, उसके लिए एग्रीकल्चर करना, सो इट हैज़ गिवन मी लॉट in terms of whenever I feel low or something like that happens, I just go and sit under that big huge 150 साल पुराना पीपल का पेड़, and वहाँ की जो शांति है that just recharges you.
सो इट इज स्टिल देयर, गया इज स्टिल देयर इन मी। तो 98 में भाई तुम आए थे यहाँ बम्बई, आया था, हाँ। ये निश्चय करके कि यार मुझे एक्टर बनना है। नहीं, फिर इस कंफ्यूजन में कि क्या करना है। अच्छा, माने कुछ मालूम नहीं था क्या करना है, पर आ गए मुंबई। हाँ, मुंबई आ गया बिकॉज माई सिस्टर वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज हियर एंड ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, आई केम डाउन टू लुक आफ्टर हर, और बस रुक गया मैं। वो लोग चले गए अमेरिका, मैं बम्बई में ही छूट गया। वो लोग लेके नहीं गए साथ। क्यों नहीं ले गए थे? हाँ? नहीं, फिर मुझे हमारे ही एक और क्लोज ग्रुप में एक और बहुत महान राइटर है सुब्रत सिन्हा, हाँ। काफ़ी लिरिक्स वगैरह फिल्में लिखी हैं इन्होंने। तो सुब्रत वाज डूइंग सम प्रोजेक्ट, और तब ये कॉलेज वाले ही मुलाकात होती थी सबकी। तो सुब्रत ने बोला कि यार एक रोल आ रहा है चेकोस्लोवाकिया करके स्टार बेस्ट सेलर में, एक एपिसोड का है, रजत कपूर एंड राजेश्वरी सचदेव आर प्लेइंग मेन लीड, और उसमें एक एंट्री है, वजह एक सीन है तेरा। तो मैंने कहा, और उसी दिन मैंने अपना ये जेवियर्स का डिप्लोमा अप्लाई किया था, तो उसका कुछ जो एक नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, वो भी था उस दिन। तो मैंने सुब्रत से पूछा पैसा मिलता है क्या, तो उसने बोला हाँ 1000 रुपये मिलेगा। मैंने कहा यार, कैलकुलेट किया, मैंने कहा वहाँ 25,000 देना पड़ेगा पढ़ने का, यहाँ 1000 रुपये में तो कमाई हो रही है। सो दैट वाज द डे, आई रिमेंबर इट वाज प्रिसाइजली 3 जून 99 जब ये ऑफ़र था और ये था। तो आई वेंट इनटू एक्टिंग, पहुँच गए, रजत कपूर हैं, राजेश्वरी सचदेव हैं, आपने सबको देखा हुआ है, फुल कॉन्फिडेंस, और 21 टेक, सिर्फ एक लाइन बोलने में, सिद्धार्थ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रही आपकी टिकट। 21 टेक इसके लिए? मैंने 21 के इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए हैं मैं इस लाइन के, क्योंकि इतना नर्वस हो गया मैं पहुंच के फर्स्ट टाइम कैमरा देख करके, और मतलब वैसे कॉन्फिडेंट, हाँ कर दूंगा मैं। और जैसे ही लाइन बोलने की शुरुआत हुई है, हैप्पी एनिवर्सरी टिकट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रही आपकी, मतलब जो तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। सो एवरीवन वाज लाइक कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर, यही क्या। तो रिहर्सल में एकदम परफेक्ट बोल दूँ, हाँ तो बस इतना ही तो करना है, हाँ सर ठीक है, टेक सर। ये शुरू हो गया, शुरू हो गया। बट दैट वाज डिजास्ट्रस ओपनिंग। क्योंकि किसी एक्टर से इंटिमिडेट हुए थे? नहीं, आई वॉज जस्ट नर्वस, आई जस्ट गॉट इन दैट होल थिंग कि कैमरा, और मतलब आप लड़कपन ज़्यादा था ना, परफॉर्मेंस है ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप यार क्या उम्र ही रही होगी, मतलब 22 साल का था मैं, तो वो एक 22 साल का लड़कपन था। लेकिन हाँ, हिंदू कॉलेज का कॉन्फिडेंस भी लिया हुआ था आपने, स्टेज का जो 2-4 प्ले किया था उसका भी कॉन्फिडेंस था, बट कहीं रजत कपूर दिख गए और राजेश्वरी दिख गए तो थोड़ा सा एक हवा निकलती है पीछे से, तो वो हुआ था। बट समहाउ 1000 रुपये मिल गए थे उससे डेब्यू भी मान लो, और उसके बाद तो फिर खूब दूरदर्शन वगैरह के शोज़ किए, वहाँ जाके एक्टिंग सीखी, वहाँ जाके लाइनें याद करना सीखा। सो दूरदर्शन हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑनेस्टली उस ज़माने में, लॉट, मतलब आई हैव लर्नड ऑल माई एक्टिंग स्किल्स इन दूरदर्शन, क्योंकि हम लोग मड आइलैंड में शूट करते थे। बेस्ट पार्ट उसका ये होता था कि शाम को 750 रुपये कैश मिल जाता था और 100 रुपये कन्वेंस होता था। एंड ऑफ द डे बस 50-50 रुपए के नोट जो थे वो मिल जाते थे आपको, 750 रुपये, और 100 रुपये का एक नोट मिलता था, वो कन्वेंस होता था, तो 850 का हिसाब किताब था, और 20 दिन शूट कर लेते थे यार उस दिन। तो अब उस ज़माने में कोई एसी नहीं, कुछ नहीं, आप मड आइलैंड में शूट कर रहे हो, इट्स टू ह्यूमिड। अब वहाँ पे आपने क्या सीखा कि 14-15 मिनट के वन शॉट सीन्स होते थे, और सब मंझे कलाकार, मतलब फ्रॉम अंजू महेंद्रू जी टू अवतार गिल साहब, सब, मतलब मैं जिनको देख रहा था वो अचानक से उनके साथ था। तो वो 14 मिनट में, मतलब आप कैमरा यहाँ से यहाँ हटा और आप लथपथ हो चुके हैं पसीने में, तो बिफोर यू एक्चुअली एंटर, तब तक आपने मलमल से पूरा ऐसे ऐसे करके ना, अच्छे से पोंछ पाछ करके, और फिर आप फ्रेम में ऐसे एंटर हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, यू नो। मतलब कैमरा की टाइमिंग के ऊपर तो, और मेमोरी, तो मैं विश्वास नहीं करोगे कि उस जमाने में एक शो आता था तलाक क्यों, 3 दिन में 5 एपिसोड, 45 मिनट के 5 एपिसोड 3 दिन में शूट करते थे, और 9 to 9 में। हाउ इज इट पॉसिबल, कोई कैलकुलेशन बता दे।
तो उसमें वही हो जाता था, बिकॉज आप एक सीन 14 मिनट अगर कर रहे हो तो दिन में अगर आप 14 मिनट के 4 सीन कर रहे हो तो आपका पूरा दिन का तो निकल गया, एक एपिसोड का तो काम हो गया। तो वैसे आप लंच तक में कुछ ऐसे ख़त्म कर देते थे। और उसमें ये होता था कि जब तक आपकी को एक्ट्रेस साड़ी चेंज करने गई हैं तब तक 3 सीन के क्लोजेस मेरे हो चुके हैं शर्ट चेंज करके, और शर्ट पहनते पहनते तक ने असिस्टेंट ने 3 पेज के डायलॉग्स बोले वो याद भी हो गए। मतलब आई एम टेलिंग यू इट वाज अनबिलीवेबल एक्सरसाइज फॉर एनी एक्टर टू वर्क इन दूरदर्शन। उस मतलब बिकॉज everything was against money and time, so you were racing against time, plus you have to do it in minimum budget, so you cannot afford to even have a lunch, proper lunch, क्योंकि आपको वो 15 मिनट का टाइम मतलब 2 से 2:15 ही टाइम मिलेगा, 2:15 बजे आप रेडी होने चाहिए। सो दैट्स हाउ वी मतलब इनिशियल वी स्टार्टेड, आई स्टार्टेड। सो उसके बाद फिर एक ठहराव जो जीवन का आया था वो सारा भाई था, वो फिर बाद में बात करेंगे। एक भाई, एक महलों सपनों का, या हाँ, माने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज रहा है एक्चुअली, फर्स्ट series which had completed 1000 episodes, है ना? and I was part in last 200 episodes of it. वो कैसे हुआ था? वो साइको कैरेक्टर था एकदम, पता नहीं वो कहाँ से आया था। I was working for शोभना देसाई का कुछ और ऑडिशन दिया था मैंने, एंड आतिश कपाड़िया जो अब हेड्स ऑफ प्रोडक्शन है, so they were there. आतिश भाई was writing it and JD मजीठिया was the executive producer. सो लास्ट के 200 एपिसोड में एक कैरेक्टर थोड़ा एक ट्विस्ट, तो उन्होंने बोला था कि 10-15 दिन का रोल है, करेगा? मैंने कहा हाँ सर, मतलब मैं तो खाली ही बैठा हूँ तो कर लेता हूँ। वो पता नहीं उनको इतना अच्छा लग गया था कि वो फिर 200 एपिसोड तक चल गया वो। और उसमें कुछ एक साइको था हु फॉल्स इन लव विद एन एल्डर वुमन, विच आई हैड नेवर डन, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू नेगेटिव, एंड आई स्टिल वांट टू डू नेगेटिव। दैट कम्स नेचुरली टू मी। नेचुरली क्या? हाँ, नेगेटिव जो है बहुत अंदर से आता है आपके, हाँ, एक्सपीरियंसेस की वजह से, हाँ? या लोगों को देखकर नहीं, मतलब दैट इज वन जॉनर आई वांट टू एक्सप्लोर यार, बिकॉज कॉमेडी एक ऐसी विधा जब आप इतने साल कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यू फील लिटिल पॉलिश्ड इन टर्म्स ऑफ ठहराव एंड परफॉर्मेंसेस एंड knowing your body, knowing your face, knowing your eyes, knowing your voice, everything. So आप थोड़ा सब पे काम कर रहे होते हैं आप अवेयरनेस के साथ। सो नेगेटिव एक ऐसा है कि इस सॉफ्ट चेहरे पे मुझे लगता है कि इट विल बी अ वेरी सरप्राइज पैकेज। सो उस समय तो बहुत ही स्कूल टाइप का एक महल में एक्टिंग किया था मैंने, मतलब वो ड्रामा सोसाइटी टाइप वाला जो नहीं एक्टिंग होता है तो गंदा वाला था, बट उस समय लगता था क्या कमाल का एक्टर हो, थोड़ा ओवर एक्टिंग वैसे टाइप था। सो ओवर एक्टिंग, हाँ, मतलब लिटरली। और सबसे फनी इंसिडेंस मुझे उसका याद है, उसमें ये एक जगह सीन था कि मैं सोच रहा हूँ लड़की के बारे में, फोटो फ्रेम में देख रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, ऐसे देखता हूँ तो लड़की सामने बैठी हुई है, और वो सपोज टू बी, अचानक देखता हूँ और हाथ बढ़ाता हूँ, स्टॉप ब्लॉक में गायब हो जाती है। भाई टेलीकास्ट हो गया रात को एक महल, अगले दिन उसका दोपहर को रिपीट होता था। अब वो जो स्टॉप ब्लॉक पैक कैसे होता है पता है ना, कि मतलब भाई आप एक एक्शन होल्ड करके बैठे हुए हैं, तुम उठ रहे हो, तुम गए, उसके बाद फिर रिज्यूम करते हो, आपकी रिज्यूम, तो आप फिर ऐसे हुए, तो आप खुद भी स्टॉप हो जाते हो स्टॉप ब्लॉक में। अब इन्होंने शायद वो स्टॉप ब्लॉक करना ये भूल गए टेलीकास्ट में, तो बाकायदा ये दिख रहा है कि मैं आवाज़ आ रही है कि एग्जिट, और मैं ऐसे फ्रीज हूँ, और वो पूरा टेलीकास्ट में दिख रहा है कि वो लड़की उठी, वो लड़की पीछे से ऐसे 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 करके पलंग के सब दिख रहा था, सब दिख रहा था। और उसके बाद फिर सडनली मैं ऐसे हुआ कि अच्छा मतलब रिज्यूम कर ले, और भूल गए ये स्टॉप ब्लॉक करना। सो तो उस समय ये भी बड़ा कमाल के इंसिडेंसेस होते थे शूट में, बट इट वाज फन, इट वाज मोर ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज इफ आई वुड नॉट हैव डन एक महल, I think I would not have got साराभाई, बिकॉज एक महल में एक तरह से मेरा काफ़ी हद तक ऑडिशन हो गया था। यार एक चीज़ मैं बोलूँ, जब मैं रेडियो करता था ना, हाँ, ऑल इंडिया रेडियो के साथ, तो उस वक्त कंप्यूटर वाला ईरा नहीं था, वी स्टार्टेड इन 94 बाय, मैंने 14 साल का था। तो क्या करते थे हम लोग, माइक यहाँ पे, सीडी हाथ में, बात करते वक्त सीडी प्लेयर में डाला ऐसे,
अच्छा ये लगा दिया, ऑन किया, वैसे फेडर डाला ताकि आवाज के नीचे म्यूजिक आ रही है, साइमल्टेनियसली हम करते थे, दिस ऑल मैनुअल। ऑल मैनुअल, अकेला मैं और मेरे तरह मेरे भाई या एक दो और रेडियो जॉकीज रहेंगे। हाँ तो ऐसे करते थे हम लोग। तो यानी कि अगर आप मेरे गेस्ट हो तो मैं, अच्छा राजेश भाई ऐसा क्या है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है राजेश भाई, अच्छा ये हो रहा है क्या, हाँ ये हो रहा है, ये रे रे ऐसे कर दिया, टक टक टक। कभी कभार सीडी स्किप होने लगती थी क्योंकि स्क्रैचेस है, ओह तो जोक मार देते थे, देखिए द सीडी स्किपिंग अ बीट फॉर यू, यू नो, ऐसे ना कुछ भी, कुछ जोक मारना क्योंकि स्किप हो रहा था। पर उसमें एक चीज आई मेरे पास, विच इज वन टेक, हर चीज, क्योंकि आप 4 चीजें कर रहे हो तब भी आप लाइनें बोल रहे हो बिना फंबल किए हुए। तो ऑल इंडिया रेडियो के प्रोमोज हम लोग करते थे मैन्युअली। अगर मैन्युअली किया, फंबल किया, माने पूरा स्पूल को वापस शिफ्ट करना ऊपर नीचे। तो वो टाइम जो हम लोग ने सीखा एज अ रेडियो जॉकी, मैनुअल रेडियो करके जो आपने सीखा, दैट विल हेल्प यू नाउ, क्योंकि आप अभी निर्भर नहीं हो किसी और चीज पर। एग्जैक्टली। और इसका मुझे रिजल्ट बहुत टाइम लगा रिजल्ट आने में। 2014 में मैंने एक फिल्म की थी सुपर नानी विद रेखा जी एंड रणधीर कपूर, एंड आई रिमेंबर रणधीर जी टेलिंग अस कि यार ये टेलीविज़न में जो एक्टर्स हैं ये कितने पके हुए हैं कि हमने 4 टेक कर लिया है, चारों टेक में एक बार भी इनकी तरफ से वन टेक इनकी वजह से नहीं हुआ है या रीटेक इनकी वजह से नहीं हुआ है, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट रेडी टू फंबल, दे आर जस्ट नॉट रेडी टू फॉरगेट लाइन्स। हमको लगता था कि अच्छा ये भूल है तो फिर अरे यार क्या कर रहे हो तुम, भूल जा रहे हो, और खुद ही भूल गए हम। और रणधीर कपूर साहब ने कहा ये, और रणधीर सर ने बोला, एंड द सेम थिंग वाज बैक्ड बाय रेखा जी आल्सो। रेखा जी ने बोले कि हाँ, मैं दैट्स व्हाट आई एम नोटिसिंग, दैट नॉट इवन वन once these guys are, there were two of us who were from television at that time, so not even once these guys are missing their mark. अगर इनका इन मार्क और इनका जूता देखो तो वो करेक्ट उसी जगह पे रुकता है जहाँ पे मार्क लगाया गया है। सो ये मुझे रियलाइज हुआ यार, मैंने कहा हाँ यार ये तो थोड़ा हम लोग हैं कुछ। अरे बहुत कुछ हो भाई, बहुत कुछ। सो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड अबाउट दैट। मतलब हालांकि रेखा जी से मैंने कुछ 2-4 चीज़ें ज़रूर सीख ली। जैसे कि रेखा जी हैज़ अमेजिंग आइडिया अबाउट लाइट्स। शी नोज कि आँख के नीचे शैडो कहाँ पे बन रहा है, और उसकी वजह से आपका फेस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। शी नोज हाउ टू टेक एन एग्जिट व्हेन इट्स यू आर शूटिंग ऑन अ हाई स्पीड। जब आप उस फ्रेम में शूट कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आपकी वॉक कितनी स्लो है और आपकी आंखें उस समय क्या बोलती हैं उस फ्रेम में, और किस पॉइंट तक आपकी आंखें दिख रही हैं और कब मैं एग्जिट मार रही हूँ। और उसमें जो नो ब्लिंकिंग आईज है ना रखना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू आर वॉकिंग नॉर्मल ना, बट यू आर साइमल्टेनियसली विजुअलाइजिंग योर सेल्फ इन अ 70 mm दैट यू आर वॉकिंग स्लो। सो हाउ डू यू टेक एन एग्जिट? ये सारी चीजें मिलती हैं यार सीखने को। आतिश कपाड़िया या जेडी मथीजिया, एक महल सपनों, करेक्ट। वहां से दोस्ती सॉलिड हो गई इनके साथ? सॉलिड दोस्ती नहीं, मतलब एक अभी भी वही रेस्पेक्ट है बिकॉज सीनियर हैं। तो मेरा जिनके साथ जो रेपुटेशन उस ज़माने में बना है और वो जैसा मुझे ट्रीट करते हैं वो आज भी मुझे वैसा ही ट्रीट करते हैं और मैं भी उनको वैसा ही करता हूँ। सो आई वोंट से कि बहुत गाढ़ी दोस्ती, हाँ, लेकिन ये हक वाली दोस्ती है कि मतलब वो हक के साथ मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि तू ये करेगा, और आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू से येस टू इट। और मैं भी कई बार ऐसा होता है कि सर मुझे चाहिए, हाँ मैं करते हैं, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ रैपो वी हैव। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ बात कर रहे हैं, लेकिन वो अथॉरिटी है एक रिलेशन में, मैं ये कहूँगा। ऐसा हक वाला बॉन्ड दोस्ती बहुत लोगों के साथ है इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री में आई थिंक कि 3 या 4-5 लोग ही होंगे। कौन? गुरकी है, प्रोड्यूसर साहब, रितेश शाह राइटर, स्वानंद भाई के साथ थोड़ा सा अब समय काफ़ी हो गया है। रविंद्र गौतम एक हैं, वो भी प्रोड्यूसर हैं टेलीविज़न में, उनके साथ है। तो ऐसा नहीं होता कि इनसे आप महीने में रोज़ बात कर रहे हैं या 2 महीने में, आप हो सकता है 4 महीने में एक बार बात कर रहे हो, बट आपने जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करते हैं। सो इट्स तो इसमें आई एम वेरी सरप्राइज्ड, इसलिए पूछ रहा हूँ, रूपाली हो, रत्ना पाठक शाह हो, हाँ,
सतीश शाह जी हो, हाँ, सुमित हो, ये नाम क्यों नहीं आए हैं सच्चे दिल से? सच्चे दिल से नहीं, मतलब रूपाली, सी आई थिंक बिकॉज दे आर टू बिजी। सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर बैंटर्स चलते रहते हैं, खिंचाई विचाई चलती रहती है। सतीश जी के साथ अगर कुछ फिल्मी एडवाइस लेना होता है ना, तो मैं सतीश जी को कॉल करता हूँ। रत्ना जी को मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। इंटिमिडेट हो जाते हो क्या? हाँ, मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि मैं इनके साथ क्या कॉन्वर्सेशन करूँ जो शायद लेवल पे हो। बट जैसे मुझे एक दिन कुछ पोएम रिसाइट करने का एक सुर चढ़ा कि अंग्रेज़ी पोएम रिसाइट करना है। सो द फर्स्ट कॉल वाज रत्ना जी एंड आई सेड, कैन यू जस्ट रिसाइट इट फॉर मी, कैन यू टीच मी हाउ टू रिसाइट पोएम्स? एंड देन यू नो शी मेड इट अ पॉइंट दैट शी सेंट मी 10 मैसेजेस, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, यू नो। सो शी इज़ लाइक अ टीचर। रूपाली अनुपमा हो गई है, मिलती है तो वही है, नहीं मिलती तो बेचारी के पास समय ही नहीं है मिलने का, तो कुछ कर ही नहीं सकते। सुमित इज बिजी इन वागले, बट सुमित के साथ ये है कि वो ही कॉल्स मी छोटे, आई कॉल हिम बड़े, वो एक रेपुटेशन अपना चलता ही है। उसके साथ एक मेरा कंटिन्यूस एक अभी भी है कि सुमित को अगर छेड़ना हो मुझे तो मैं गाने पे छेड़ता हूँ, बिकॉज ही इज़ अ ट्रेन्ड सिंगर और मैं ट्रेन में गाने वाला सिंगर। अरे यार, आई मिस दीज लाइन्स इतने टाइम से भाई। हाँ, तो सुमित के साथ वही हो जाता है कि वो कहता है, छोटे तू गाता बहुत अच्छा है, लेकिन जब तू गाता है ना तो ऐसा लगता है तू एड्रेस पूछ रहा है। सारा भाई के टाइम में यार एक गाना था, इन द लिविंग रूम ऑफ सारा भाई, मुझे याद है यार। होगी साहिल भाई की सगाई। अब वो गाना ध्यान से सुनना, उसके बीच में ना तुमको हे हे, हाँ, ये रिदम मुझे दिया था बिकॉज आई कुड नॉट फिगर आउट कि रिदम क्या होता है, यू नो। ये सुमित ने दिया था तुमको? हाँ, सुमित और सतीश जी, रत्ना जी, रूपाली की, यार ये कितना बुरा गाता है, तो इसको क्या करें। तो बोल रहे कि तो, और मुझे मैं चौड़े में मैंने कहा हाँ गा लूंगा यार। तो आई थॉट कि रोसेश की टाइप से ही गाना है, सो थोड़ा सुर में नहीं भी रहा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही आवाज़ बेसुरी है उसमें। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, गाना तो प्रॉपर पड़ेगा। अब वो अंग्रेजी गाना का हिंदी अनुवाद, उसमें वो आपको लिरिक्स याद रखना। सो इफ़ यू लिसन टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ना, वो साहिल की सगाई का एपिसोड था, तो उसमें ये था, इन द लिविंग रूम ऑफ सारा भाई, हे होगी साहिल भाई की सगाई, हे। तो वहां से फिर सुमित ने बोला कि अब मतलब हमारी दोस्ती कम हो गई है क्योंकि तुम इतने बेसुरे हो। नो बट so there is a different relation. I think Sarabhai, I would say, is the only family of television where the relationship or the chemistry, whatever we had on screen, is same off screen. मतलब कुछ नहीं बदला है पर तब भी तुमने हक वाली दोस्ती, उनका नाम क्यों नहीं लिया? यार। वो पता नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक आई वाज मोर कंफर्टेबल विद पीपल थोड़ा जिनको थोड़ा पहले से जानता था। सो नेवर वांटेड, आई हैव नेवर टेकन एडवांटेज ऑफ एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इन द सेंस कि जो फिल्मी दुनिया में या टेलीविजन की दुनिया में बनी थी। बट आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जिसने किसी भी प्रोडक्शन हाउस में 2 सीरियल से कम काम नहीं किया होगा। मतलब हर प्रोडक्शन हाउस में मैंने कम से कम 2 या 3 सीरियल किए हैं, बिकॉज दे वांटेड टू वर्क विथ मी एंड आई ऑल्सो वॉज एक सीरियल करके रिलैक्स हो जाता था कि यार चलो अगला काम इन्हीं के साथ करेंगे और कोई नहीं है। गोरकी के साथ नहीं किया। तुमने एक लाइन कही थी कि तुम इंटिमिडेट फील करते थे रत्ना जी के साथ। या हाँ, बहुत वक्त बताया रत्ना जी के साथ ऑब्वियसली सेट्स बहुत पे? बहुत कि अक्रॉस हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों के? नहीं, वो तो था तो 1.5 साल। वो पूरा जो शूटिंग हुई थी हमारी 70 एपिसोड, वो 1.5 साल की ही थी। 1.5 साल से ज़्यादा। हाँ, एग्जैक्टली नवंबर 2004, 20 साल पहले समझ लो कि सारा भाई आया था 1 नवंबर 2004 एंड 2005
अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो गया था, तो 1 साल ही हम लोगों ने साथ में किया। सीजन 2 भी आया था ना? सीज़न 2 2015-16 में आया था, 10 ही एपिसोड का, सिर्फ 1 महीने हमने साथ में शूट किया था। बट वो आई थिंक ना यार, रत्ना जी के साथ क्या है ना कि वाकई टीचर हैं यार वो। एक तो नसीर जी की वाइफ हैं, इतना थिएटर किया हुआ है, द बॉडी ऑफ वर्क शी हैज़, यू नो, नॉट फिल्म एंड टेलीविजन आई एम टॉकिंग अबाउट, बट वो जो, और एविड रीडर हैं, ओपिनियंस इन टर्म्स ऑफ जब वो लिखती हैं अपने विचार, भाई साहब आप पढ़ करके मतलब आप भाव विभोर हो जाओगे कि इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से लिख लेती हैं। तो मैं थोड़ा सा ना हल्का नर्वस हो जाता हूँ कि अभी भी नर्वस होते हो? हाँ, अभी भी होता हूँ, अभी भी मैं बहुत संभल के बात करता हूँ। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे उनके साथ बात करता हूँ जिस पे वो बात करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया पॉइंट लेके आ सकता हूँ। मतलब तुम ऐड मार देते हो हाँ, मतलब जैसे तुम कोई भी लाइन बोलो अभी। भाई मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। मतलब एको बन जाते हो तुम। द वर्ल्ड इज क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो ये तुमको समझ आता होगा कि नहीं? हाँ, नहीं, अब आज ये दोबारा सुनेंगी वो, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। पर उनकी ओपिनियन बड़ी स्ट्रांग है यार। बहुत स्ट्रांग। धज्जियां उड़ाई हैं तुम्हारी? हाँ, मतलब मैं तुमको व्हाट्सएप वगैरह पढ़ा दूंगा, कुछ है कहीं कहीं पे उड़ा है। मतलब जिनका पोएम मैंने दिया था रिसाइट करने के लिए, उनकी धज्जियां उड़ा दी, तो फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ दीजिए, आप बस एक बार नरेट कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। पर सेट पे जब शूट करते थे तब सुनाती थी तुमको? Not that way. That way she was very, I think she understood that where am I coming from? What is my, education? How good or bad I am as an actor, and how much I'm picking up something new in, comedy. जहाँ पे वो ऑलरेडी ये जो है ज़िंदगी और ये सब कर चुकी थी यार, तो मुझे देख करके उनके अंदर ये ज़रूर था कि ये मोम है, इसको ढाला जा सकता है, मतलब इसको सिखाया जा सकता है। सो शी ऑलवेज यूज टू, मुझे याद है यार, एक सीन था जिसमें वो कुछ फेस पैक वगैरह मेरा लगाती हैं और वो डायलॉग्स चल रहे हैं उनके, तो रिहर्सल में भी वो ऐसे करके ना, और फेस पैक ऐसे लगा रही है, हाथ में कटोरी नहीं है बट हाथ ऐसे ही है। तो मैंने ना ऐसे आई लेवल पे देखा, और कुछ 3-4 मिनट कॉन्वर्सेशन चल रहा है डायरेक्टर के साथ, बट हर हैंड इज जस्ट लाइक दैट कि इसमें है अभी भी। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने नोटिस किया, मैंने कहा, तो मैंने कहा रत्ना बहन हाथ ऐसे, नो आई फील फाइन। तो मुझे वो समझ में आया कि अच्छा ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना मतलब बहुत काम किया हुआ है इन्होंने जो, और ये नसीर जी का स्कूल है जहाँ से ये निकल के आई हैं, तो वहाँ पे या तो यू बिकम पार्ट ऑफ इट। Many a time she offered me कि come for rehearsal, और मेरी हालत ख़राब हो जाती थी यार सोच के कि मैं, नसीर जी शायद तमाचा उमाचा मार देंगे यार, मैं उस लेवल का एक्टर नहीं हूँ। तो मैं इस डर से ना कई बार, हाँ मैं आई जस्ट फिगर आउट, यू नो ना रत्ना जी टेलीविज़न चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा होता हूँ मैं, बट उन्होंने कह दिया ना क्या कि नसीर जी की क्लास कर लो, भाई साहब जो गया हूँ कुछ नहीं, जाना ही नहीं है उस तरफ। गए नहीं, बिल्कुल गए नहीं। मैं बहुत डरता हूँ यार इन लोग से, बहुत डरता हूँ मैं। नसीर जी के साथ तो मतलब मैं उतने इंटरेक्शंस, मतलब 2-3-4 बार जो भी इंटरेक्शन हुए हैं। कैसा हो? अरे यार वो पहला ही तो बहुत ज़बरदस्त था। पहले पे तो वो सीख जो उन्होंने दी है उस पर मैंने 7 साल काम किया है, मतलब एकलव्य की तरह, क्योंकि एक आदमी ने मुझे बोल दिया, ये बात चिपक गई, अब इसको कैसे अप्लाई करना है, अगर कोई सिखाया होता तो 7 साल की जगह वो 3 साल में हो गया होता था। शूट चल रहा है एंड दे हैव अ फार्म हाउस इन करजल, तो सैटरडे को वो वहीं से जा रहे थे, संडे को सारा भाई की शूटिंग नहीं होती थी। सो ये नसीर जी आ गए थे, बिकॉज सेट रास्ते में था कांजूर मार्ग में, तो नसीर जी आ गए और मुझे मॉनिटर पे दिखे क्रॉस में कि बैठे हुए हैं, और मेरा रत्ना जी के साथ सीन चल रहा है जिसमें रत्ना जी का कंधा है, मेरा चेहरा है, और देवेन मतलब वो साउंड वाले मॉनिटर पे हैं, डायरेक्टर के पास अपना मॉनिटर है, और यहाँ पे सीन चल रहा है और मुझे दिख रहे हैं क्रॉस आई में, और वो पहली बार मैं नसरुद्दीन शाह को वैसे देख रहा हूँ, मैं अंदर ठक 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 ऐसा हो रहा है। रत्ना जी के साथ तो कंफर्टेबल हो ही गया था, 2-3 शेड्यूल हो गए थे, तो अब वो सीन हो रहा है, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ,
तो देवेन का होता कट कट कट, राजेश रिएक्शन नहीं आ रहा, राजेश रिएक्शन नहीं आ रहा, हाँ देवेन भाई हाँ करते हैं। फिर किया, लाइनें वाइनें बोली, कट यार, अरे राजेश यार क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं आ रहा है, हाँ देवेन भाई कर दूंगा। और मेरे ध्यान से चल रहा है कि वो भी बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो 3-4 बार हो गया, तो भड़क गया देवेन भाई, समझ नहीं आ रहा तेरे को, सुनता ही नहीं है, रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। मैंने कहा क्या रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है मैंने 4 साल यार डेली सोप किया है, मैं तो बादशाह हूँ रिएक्शन का। मॉनिटर पे देखा तो जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तब मैं जीवित हूँ, और जब तुम डायलॉग बोल रहे हो तो मैं मर चुका हूँ, मतलब ब्लैंक, देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑन द फेस। फिर मेरी लाइन आ रही है, फिर ऐसे हो जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है यार, ये गंदा सा वाकई तो क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। तो देवेन भाई बोल रहे कि यार तू सुन नहीं रहा है, समझता नहीं है ना, सामने वाले का बात तो पकड़ कि क्या बोल रहा है, तो थॉट बनेगा ना तेरा। हाँ, तो नसीर जी को समझ में आ गया कि ये क्लास लंबी लग सकती है, बिकॉज रत्ना जी जस्ट वेंट एंड सैट कि अभी पढ़ाई हो जाए तो फिर करें यू नो शूटिंग। तो उतने में नसीर साहब ने कहा जस्ट गिव मी 2 minutes विथ हिम। तो लेकर के गए रत्ना जी के मेकअप रूम में। फिर उन्होंने बोला देखो देयर आर 2 kind of actor, A who are born listeners, B they have to inculcate the habit of listening. Start listening, your problem will be solved. मैंने कहा देवेन भाई ने भी तो अभी यही सुनने की बात बोली। मैंने कहा हाँ सर मैं समझ गया, तो कैसे करूँ। नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, स्टार्ट लिसनिंग। ओके, इट टुक मी 7 years कि सुनोगे तो थॉट बनेगा ना, सुनोगे तो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। फिर कैलकुलेट करके तुम एक्टिंग नहीं करोगे कि अच्छा तुमने अब तुम्हारी ये लाइन आने वाली है तो इस पे मैं ऐसे देखूंगा या कुछ करूंगा, जो टेलीविजन में गंदा करते भी थे। क्या वो लोग ना क्लोज वाला, अरे यार बड़ा करना ऐसे, करप्शन फुल करप्शन, मतलब परफॉर्मेंसेस लिटरली एक पॉइंट पे बहुत टेलीविजन में मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतनी मेहनत होती है, बट यार अगर आप फीमेल एक्टर्स को देखें, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू विद देयर हैंड, दे ऑल आर स्टैंडिंग लाइक दिस। एक फ्रेम में अगर 5 महिलाएं हैं ना भाई, तुम उठा के कोई भी शो देख लेना, सब ऐसी खड़ी रहेंगी और यहीं से डायलॉग होगा, यहीं से सब होगा। वो सुनने में मेरे को, मतलब उसके बाद जो सीरियल किया बा बहू और बेबी 4 साल चला था, उसमें लकली मेरे साथ क्या हुआ कि सोचो सारा भाई के बाद आतिश भाई की एक खूबसूरत लाइन आई थी मेरे जीवन में, जो बहुत, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे एक नसीर जी का आया ना, वैसे आतिश भाई ने एक बात बोली थी बा बहू के टाइम पे। क्या हुआ कि अब आप सारा भाई कर चुके हैं यार, भले वो सीरियल उस समय हिट नहीं था जब बा बहू हो रहा था, नाउ यू आर डूइंग बा बहू बेबी, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 20-21 एक्टर्स एंड यू नो फुल तामझाम है। अब उसमें 17 पेज के ऑल कॉम्बिनेशन सीन आते थे। अब उसमें राजेश कुमार जो एक्टर, मतलब कैरेक्टर था सुबोध का, उसको 2 लाइन मिले, 3 लाइन मिले। अब 17 पेज में तुम कहीं कहीं बोल रहे हो एक 2 लाइन, यू नो। तो मैं आतिश भाई के पास गया, मैंने कहा आतिश भाई देते ही नहीं हो यार, अब तो लाइन ही नहीं आता, कुछ भी स्क्रिप्ट में कोई डायलॉग्स ही नहीं है। कह रहे यार तू एज एन एक्टर ना मुझे इंस्पायर ही नहीं कर रहा है लिखने के लिए। माय गॉड यार, बड़ा इंसल्टिंग था ये तो। एंड आई वाज लाइक, तो सारा भाई क्या था सारा भाई तो पूरा एपिसोड लिखा है अपने, वहां कहाँ इंस्पायर कर दिया मैंने आपको। कह रहे नहीं तू कुछ एज अ परफॉर्मर मुझे देता ही नहीं है। भाई बड़ा हर्ट हुआ मैंने कहा यार कैरेक्टर ही आपने एक नॉर्मल रखा हुआ है, सबको आपने चरित्र में कुछ ना कुछ नुआंसेस दिए हैं, किसी का कुछ बैकग्राउंड है, गट्टू जो है देवेन भोजानी, यू नो स्पेशल चाइल्ड, सब अलग अलग हैं। मेरी बीवी जो बनी है उसको आपने रोतड़ू बना दिया है कि हर बात पे रो देती है, और मुझे दे रखा है कि भाई आप संभाल रहे हैं चीज़ों को, तो जो आदमी संभाल रहा है उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं बन रहा तो मैं उस थॉट में चला गया। But then that was the time when I applied what Nasir ji had said, that start listening. So जब मुझे 3 लाइन मिलने लगे ना 17 पेज में, तो मेरे पास काम ही क्या था सुनने के अलावा। So that was the time when I started listening. वो 4 साल 5 साल जो चला ना बा बहू और बेबी, उसमें मैंने सुनना शुरू किया। And then after that I found so much of difference while performing कि उसकी वजह से, मतलब एक कॉमेडी के उस वाले में
people started noticing me as an actor who can also do comedy. And वो एक achievement था यार. फिर एक और घटना भी घटी थी एक और डायरेक्टर के साथ, वहाँ बाद में आएंगे, बीच में अगर कोई सवाल हो. नहीं बोल फ्लो में भूल जाइए सब, सवाल जवाब कुछ नहीं. नहीं तो एक और हड्डी फिल्म जब शूट कर रहा था, विच वाज लाइक कि आफ्टर कम बैक टाइप्स जब हुआ, तो हड्डी फिल्म के टाइम पे अनुराग कश्यप ने एक बड़ी अच्छी बात बोली यार. वो अब चिपकी है. अब ये सेकंड फेज में जितनी फिल्में हैं अब वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. उन्होंने ऐसे ही ये सब बैठे हुए थे अपने, ईला जी थी, ईला अरुण जी, ज़ीशान अयूब, हम लोग सब बैठे हुए थे. तो नवाज भाई के आँख के ऊपर बात चल रही थी कि मतलब वो पीछे भी रहते हैं बट हिज आईज आर सो एक्सप्रेसिव दैट आप फिल्म में उसको नोटिस कर लोगे, भले वो कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है. सो देन ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ इरफान भाई. ही सेड कि इरफान भाई अगर ऐसे भी सोचते ना तो मैं अपना कैमरा लेके यहाँ घुस जाता. बिकॉज ही सेड वन थिंग कि व्हेन टू ऑफ अस वी टॉक, you know, we look in each other eye and talk, right? We do not look here and talk. आंखों में देख के जो अभी कर रहे हैं. तो जब आप स्क्रीन देख भी रहे होते हो ना, तो आप एक्टर की आंखें ही देख रहे होते हो. जब आप सिनेमा देख रहे होते हो ना 70 mm, तो आप एक्टर की आंख देख रहे होते हो, आप कपड़े उपड़े नहीं देखते हो उसका. वाइड शॉट में दिख जाएगा, बट अदरवाइज यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम आई टू आई ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. सो इसे कि उस समय तुम्हारी आंख कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, उस समय तुम लाइन याद कर रहे हो, तुम किसी और मूड में हो, तुम प्रेजेंट नहीं हो, वो सब दिखता है. सो इरफान भाई को देखो कि वो जब सोचते भी थे, उनको पता था कि एक्टर जो है ना, मेरी आंख मतलब ऑडियंस जो है मेरी आंख देख रही है. तो इरफान भाई का तुम नोटिस करोगे बहुत सारी फिल्मों में ना, अगर वो सोच भी रहे हैं तो ऐसे ही सोचते थे, ऊपर ही रहती थी आँख. कभी ऐसे ऐसे रह करके कभी नहीं सोचा कि अच्छा हाँ ये, बिकॉज नहीं दिख रहा ना कैमरे में. सो देन ही टोल्ड मी कि एवरी डिग्री मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल हैज़ वन रिएक्शन और वन एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट यू लाइक दिस हैज़ अनदर थॉट, इफ आई लुक एट यू हैज़ अनदर मीनिंग, इफ आई लुक एट यू लाइक दिस हैज़ अनदर मीनिंग, इफ आई लुक एट यू हैज़ अनदर मीनिंग. So everything just changes like a clock. One. like इस पे तू पकड़ लेगा ना अगर आँखों को, तो उसके बाद तो तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है. So now I'm working on that. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. भाई देखा जाए, शरारत, वाह बहू बेबी, सारा बाई, सारे हिट शोज, मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले हिट शो, नीली छतरी वाले, मैंने बहुत काम किया है. भूत राजा और रोनी एक पोगो के लिए फिल्म की थी. सीआईडी वगैरह भी काफ़ी एपिसोड्स किए थे बीच में. आहट. तो ये डंके की चोट पूछता हूँ. हाँ. इतने सारे हिट शोज, हाँ. इतने टाइम से रहो यो टीवी इंडस्ट्री में, पीपल रिस्पेक्ट यू एज एन एक्टर, तो फिर ए लिस्टर ऑफ टेलीविजन का टैग क्यों नहीं मिला? I'll tell you very honest thing, which I observed now. I guess I'm little 5 years late in acknowledging it, also knowing it, that where did that A-lister tag happen or how it happens. It is all about perception. गेम है बस. It's perception. और ये मैं अब जब फिल्में कर रहा हूँ, अब जब OTTs कर रहा हूँ, मुझे रियलाइज हो रहा है कि इट इज़ नथिंग बट परसेप्शन. इट इज़ नॉट हाउ मेनी पीपल यू कम विथ एंटूराज. नो, you come with one, but how you are sitting with people around you. तो वो बहुत खतरनाक बात बताने वाले हैं. बोलना. तुम्हारी तस्वीर किसके साथ आती है ना, वो भी परसेप्शन बिल्ड करती है. If I stand next to any ABCD actor,
यू नो, जो मेरे जैसे ही होंगे, तो मैं वैसा ही रह जाऊंगा. बट इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू A++ एक्टर and if I'm seen throughout with them, the whole perception of me changes. और ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, नॉट नेमिंग पीपल, बट उस समय कुछ लोगों को अच्छा लगता था आपके साथ फोटो खिंचवाने में, कुछ लोग अवॉइड मार जाते थे. आपके साथ? हाँ, बहुत सारे लोग थे अवॉइड मार जाते थे कि मतलब टेलीविजन का एक्टर है ना, तो सिद्धार्थ कन्नन राजेश कुमार के साथ टेलीविजन के एक्टर के साथ फोटो खिंचवाएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा यार, लोग सोचेंगे अच्छा ये वैसा ही है. तो ये बहुत होता था. सो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड नाउ कि इट इज ऑल अबाउट हाउ यू प्लेस योरसेल्फ, एंड इट्स अ गेम. इट्स अ सुपर बिग बॉस गेम. एवरी डे बिग बॉस गेम है दोस्त ये, कि तुम अपने बारे में क्या विचार क्रिएट करवा रहे हो लोगों में ना. तुम्हारे रील से लेकर के तुम्हारे स्टोरीज, आज सोशल मीडिया आजकल इतनी पावरफुल है, उस समय ये नहीं था. उस समय बट ये भी था कि जो प्रोड्यूसर्स थे ना, they were giving me main role. See, main lead happened for me after 10 years of being in industry. मतलब with Mrs. Mr. Sharma इलाहाबाद वाले, that was the time when the main lead happened. Title role करना. उसके बाद से फिर जितना किया मैंने टिल नीली छतरी वाले, I was playing the main lead. मतलब आप या तो मेन विलेन होते थे या आप मेन लीड हीरो होते थे. बट टेलीविजन में मुझे नहीं लगता कि ए लिस्टर कोई बहुत जल्दी बनता है. टेलीविजन आई थिंक इट्स मोर कैरेक्टर बेस्ड, कि सीरियल है, कैरेक्टर है, जैसे ही सीरियल ख़त्म कैरेक्टर ख़त्म और मेमोरी भी ख़त्म उसकी, फिर नया काम ढूंढना. तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक आई एग्जिस्टेड मोर एज एन एक्टर देन एज ए लिस्टर. कि एज एन एक्टर आई वॉज गेटिंग वर्क, दैट मीन्स पीपल वॉन्टेड मी टू प्ले दैट पार्ट, और मेन लीड जो वेंट ऑन टिल गुड अनदर 10 years, मतलब 2014-15 के आसपास, 2006-7 के आसपास, 8 से शुरू किया था मैंने. हाँ, मिसेस मिस्टर शर्मा. उसके बाद से लेकर के 2016 तक तो मैं 8 साल मेन लीड ही कर रहा था. वन सीरियल गेट्स ओवर, आई डू अनदर वन इन मेन लीड, दैट गेट्स ओवर, आई डू अनदर वन इन मेन लीड. सो मेन लीड ही चल रहा था. बट मुझे नहीं मालूम कि ए लिस्टर और क्या तात्पर्य हो सकता है. मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से. यार देखो, अगर देखा जाए, जैसे रोनित रॉय को एक टाइम पे ए लिस्टर मानते थे. हाँ, मैं समझ गया. स्मृति ईरानी को ए लिस्टर. ट्रू. परसेप्शन भी हो सकते हैं. जैसे मैं बताता हूँ, बहुत चीज़ें होती है, जैसे हम लोग जब पॉडकास्ट करते हैं. बट आई थिंक उस समय ना परसेप्शन बहुत हद से, बिकॉज बालाजी के शोज ज़्यादा हिट थे, बहुत ज़्यादा थे ना, और बहुत सारे शोज थे उस समय. सो आई थिंक पीपल हु वर वर्किंग विद बालाजी, एंड अगेन आई यू नो व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज बालाजी ही शायद उस समय बहुत पार्टीज वार्टीज भी होती थी, यू नो. तो उसमें बॉम्बे टाइम्स में जो थर्ड पेज पे टेलीविजन के एक्टर छप रहे थे प्रॉपर, दे वर कंसिडर टू बी ए लिस्टर्स, एंड वो बहुत सेलेक्टिव लोग थे. हाँ, लगता था कि ये वही लोग हैं जो जाके पार्टी कर सकते हैं. हाँ, और ये सब फर्क पड़ता है भाई. ये फर्क पड़ता है, भाई, क्योंकि मुझे आज तक नहीं बुलाया गया था पार्टी में. हाँ, यू आर राइट. कि इतने सारा करने के बाद भी, आई मीन, जहाँ पे जिस सीरियल का होता था वहाँ पे तो जाता ही था, मतलब वहाँ तो खुद ही पहुँच जाता था. पर यार ये सब ना, गेम समझना भी एक अलग आर्ट है ना. आर्ट है भाई. अभी मैं तुमको बताता हूँ, कितनी बार अगर कोई आता है, कोई एक्टर बॉलीवुड का, और कभी कभार मुझे डूज डोंट्स डाल देते ना, कि देखो इसके टीवी के बारे में मत बात करना. करेक्ट. अभी तुम तो ओपनली कहते हैं टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच. कि पॉडकास्ट का मतलब होता है सच्चाई. राइट. तो फायदा ही नहीं है ना किसी का. हाँ. तो वो होता है. तो ये बिल्ड करते हैं कि यार मत बोलो, वो टीवी है, उसका जिक्र मत करो. अभी भी फिल्म में आया बंदा तो सिर्फ उस पे फोकस करो. अगर वो बंदा किसी टीवी एक्टर का दोस्त भी, तो प्लीज नाम मत लेना. ऐसी बातें होती है भाई. समझ रहा हूँ. हाल ही में एक एक्ट्रेस अभी उभर रही है, तो मैंने एक पॉडकास्ट किया एक बहुत ही सॉलिड एक्टर के साथ. ए लिस्टर नहीं है, सॉलिड एक्टर के साथ. मेरा टाइटल था रिलेटेड टू दैट लड़की जो अभी उभर रही है. उभरने वाली लड़की जो फिल्मों में उभर रही है, उसके पीआर ने मेरे कंटेंट हेड को फोन किया और बोला कि यार ये लड़की उस एक्टर के साथ अभी एसोसिएट नहीं करना चाहती है,
पर मेरे कंटेंट हेड ने बोला भाई उसका इंटरव्यू, उसने अच्छी बातें बोली इसके बारे में, आपको क्या लेना देना है कि Exactly. बट इमेजिन दैट गर्ल्स पीआर कॉल्ड अप माय कंटेंट हेड की से ये एक्टर बोल रहा है, पर नाम इसका उस एक्टर के साथ नहीं आना चाहिए। एंड ये नहीं है कि अफेयर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, सिर्फ काम की बात है ऐसा यार। सो दीस आर ऑल परसेप्शंस। मैं समझ, मैं पूरा परसेप्शन है, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बिकॉज मैं बता रहा हूँ तुम्हें सिद्धार्थ कि जिस समय मैं खेती कर रहा था और फाइनेंशियली बहुत बुरी हालत हो गई थी, आई हैड अप्रोच्ड वन वेरी क्लोज कंटेम्प्रेरी फ्रेंड, जिसको तुम बोल रहे हो कि क्या क्या बोल रहे थे हम, कौन सा, कि जिन पे आप फॉल बैक कर सको, हाँ, क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हक से फ़ोन करना। तो हक के साथ मैंने उस हक को अप्लाई करने की कोशिश की थी। उनके मैनेजर बीच में अचानक से आ गया। मतलब मेरा तुम्हारा कॉन्वर्सेशन है फ़ोन पे और सेकेंड कॉन्वर्सेशन इज़ हैपनिंग विद द मैनेजर कि हाँ तुम उसको समझा देना, वो समझ जाएगा, मुझे बता देगा। तो मैंने मैनेजर को से बात की, मैनेजर मिला, एंड आफ्टर दैट फॉर लॉन्ग टाइम दैट पर्सन नेवर पिक्ड अप माई फ़ोन। तो मुझे ना वहाँ से थोड़ा सा डर लगने लगा था। मुझे लगा कि अच्छा, मतलब दिस इज़ द नीड ऑफ आवर, और मैं कोई मतलब अपने लिए नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर वॉज मोर एंड इज स्टिल, यू नो, इट्स सो मच इन मी कि मुझे लग रहा था कि इट्स अ जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैव टेकन, कि मेरी जनरेशन मेरे जाने के पहले, एग्जिट के पहले, अगली जनरेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सिक्योर कर दे खेती से संबंधित। तो मेरा पूरा काम ही दूसरे लेवल पे था। तो ये सारी चीज़ें ना फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो घूम फिर करके वही परसेप्शन वाली बात है कि भाई अभी आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेरे पास वही, मैं कहता कि आपके पास पूरा फ्लोर होता, BMW बहुत बड़ी गाड़ी होती, और फिर आप पहुंच करके बोलते व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन माय कंपनी, यू नो। अब आप गए मदद मांगने के लिए बट आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर वैसे जाते तो हो जाता। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन इन फिल्म इंडस्ट्री। इट्स ऑल अबाउट दैट, हाउ यू सिट, वेयर आर यू फाउंड। वो एक टाइम के बाद कहानियाँ बनती हैं जब लोग बोलते हैं कि यार कितना डाउन टू अर्थ है। मैंने तो ऑटो में देखा था उसको, बट जब आप उस गरीबी में रह करके इतने नोन होने के बाद भी अगर आप ऑटो में जा रहे हो तो ऑटो में जाता है यार, इतना ही फर्क है। नहीं वही है ना यार, यही है। अगर कोई आम इंसान या एक एक्टर जो सो कॉल बड़े खानदान से नहीं आया है, उसके पास बंगला नहीं है, वो ऑटो में बैठे कि बेचारा यार पर डे बड़ा कम मैंने होता देखा होगा उसकी यार, हालत है यार, हालत ऑटो में आया है और ए लिस्टर आ गया फिल्म का तो माने अरे यार माय क्या गॉड, क्या क्या वो है ना, क्या रोटी सिकती है ना इधर उधर वही चीज दो लोग करें, जमीन आसमान का फर्क जमीन है आसमान का फर्क है यार। तुम्हें बहुत काम मिल रहा था, हाँ हाँ, बैक टू बैक काम किया है, बैक टू बैक, सब छोड़ के फार्मिंग में घुस सब गए, छोड़ के। फ्रस्ट्रेट हो गए थे बिजनेस से? अब एक पॉइंट आया था कि नीली छतरी वाले के बाद मुझे लगा कि अब शायद मेरे लिए टेलीविजन में रोल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि अब नाउ आई विल बी ग्रेजुएटिंग एज अ फादर वाले जोन में शायद घुसना पड़ेगा। बिकॉज उसके बाद जो कपल ऑफ ऑफर्स विच हैड कम ना, तो दोज ऑफर्स वर कि भाई अब हीरो है, हीरो का बाप है, हीरो है, हीरो का मामा है, हीरो है, हीरो का चाचा है। तो मैंने कहा ये तो रिश्ता है, कैरेक्टर क्या है तो वहाँ टेलीविजन में रिश्ते ही कैरेक्टर हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं सर, क्या कैरेक्टर है, आप हीरो के भाई है, तो यही है तो लेयर्स की बात नहीं कर रहे, लेयर्स है तो ये है वो है, वो सब कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो मुझे वो कहीं ना कहीं एक फील हुआ था, बट वो हुआ और साइमल्टेनियसली यार ये रैली फॉर एवर हुआ सदगुरु का, ईशा फाउंडेशन का, वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस और सारी चीज़ें, हल्की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी। थोड़ा 2014 से कहानी शुरू हो गई थी, कैलाश मानसरोवर चले गए, यात्रा कर ली, तो वो सब कहीं ना कहीं एक ठहराव सा महसूस होने लगा था। लेकिन बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रकृति के रियल सेंस में आपका क्या रोल है एज अ ह्यूमन,
वो एक अतरंगी सा एक थॉट चला था मन में कि भाई अपने परिवार के लिए, अपनी जीविका के लिए आपने बतौर एक्टर एज अ प्रोफेशन कर लिया, बट जब आप अब लार्जर पिक्चर क्या है आपका, आपके एग्जिस्टेंस का लार्जर पिक्चर क्या है। तब मुझे लगा कि यार, और उसी समय रैली फॉर रिवर हुआ 2017 में, और लगा कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज दिस इज द पर्पस, farming is the biggest purpose, and farming is, and soil needs attention, water needs attention, and it's such a sad part कि 144 करोड़ आबादी, not even 1% of the population is saying कि बड़ा होके मेरा बेटा किसान बनेगा, we are going that ways। और एक तो वो सारी चीज़ों से फिर खेती में एक जगह बनाने की कोशिश की। लैंड खरीदा था क्या? लैंड खरीदा नहीं था, लैंड बिहार वाला लैंड था, लेकिन वहाँ पे मुझे घुसने नहीं दिया गया, मतलब इन द सेंस कि पिताजी ने बोला कि अरे यहाँ आकर के तो रहोगे नहीं, यहाँ तो आके करोगे नहीं। और बहुत मैंने राधा मोहन सिंह जी उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, आई हैड अप्रूव, ही हेल्प मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कि मतलब लोगों से मिलवाया, बहुत सारे ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट, बिहार नाबार्ड, कृषि विज्ञान केंद्र के जो डायरेक्टर, सब लोगों से मुलाकात हुई, सबको लेकर के गांव भी गया मैं बिहार में। बट बिहार में एक्सेप्टेंस नहीं था आपका कि ये खेती कर सकते हैं। तो जितनी सुविधाएं लेकर के गया था, या वो सारी सुविधाओं को एक साथ 250 लोगों ने रिजेक्ट मारा। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे जगह नहीं बन पाएगी, मतलब यहाँ पे मुझे नहीं करने दिया जा सकता खेती। और आई वाज सरप्राइज कि माय फादर सेड कि नहीं ठीक है, तुम यहाँ मत करो, मतलब मुझे करने दो, देखते हैं, फिर हम इसको पूरा बना देते हैं, फिर तब तुम करना। बट मेरे अंदर वो तब तक इतना एंग्स्ट और उतना वो हो गया था ना कि यहाँ आकर के मुंबई में पालघर गया, एक फ्रेंड है, पड़ोसी है मेरा, जो पार्टनर भी बना, वो छोटा मोटा डेवलपर था उस एरिया में। उसने बोला कि सो मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूँ, आई विल गेट यू लैंड ऑन लीज। सो वी टुक अप 20 acres विच आई वांटेड टू मेक अ प्रॉपर मॉडल फार्म फॉर कि पैसा भी अर्न हो, हॉर्टिकल्चर भी हो, मिट्टी में नेचुरल तरीके से खेती भी हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्लान की हुई थी। बट सही बता रहा हूँ कि प्रकृति ने जो मारा है ना, प्रकृति ने जो इम्तिहान लिया है ना दोस्त, वो इम्तिहान मुझे लगता है कि आई कैन फील नाउ कि फार्मर्स के साथ क्या होता होगा। कि जिस एरिया में 30 साल तक से कोई बाढ़ नहीं आया दोस्त, उसी साल बाढ़ आया जब 15,000 पेड़ लगाए और आधा खेत बह गया। उसी साल उसके फिर से आपने पेड़ लगाया, नवंबर तक में सारी बारिश रुकी, फार्म सूखा, वापस आपने खड़ा किया, ड्रिप इरिगेशन सारा कुछ लगाया, जैसे ही किया उसके बाद फिर कोरोना। फिर आप खेत पे नहीं जा सकते, 150 लोगों ने आपको खदेड़ दिया वहाँ से। मतलब जब मैं गया खेत पे कि भाई यहाँ पे मेरी खेती हो रही है, आई नीड टू बी हियर। जब थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ था, वो पुलिस के साथ आ गए थे, रात को 15 मिनट है, निकल जाओ यहाँ से। वो फिर पालघर से मैं वापस आया, जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई बारिश शुरू हो गई वापस। फिर नवंबर तक रुका, तब तक खेत तबाह। फिर वापस 1500 पेड़ लगाए, फिर वो चला वो मार्च तक, फरवरी मार्च तक पहुँचा। मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं मुश्किल से आई थिंक घोड़बंदर सिग्नल तक पहुँचा हूँ, और फ़ोन आता है कि सर वापस आ जाइए, खेत में आग लग गई है। तो एक साइड गर्म हवा कहीं से चल रही थी, वहाँ से एक आग की लपट उठी, और मेरी पूरी नेचुरल खेती थी, ड्राई था, तो उसी में आकर के तक करके ना 70% ऑफ द फार्म खड़ा, मैं देख रहा जल गया खेत पूरा। और वो ख़त्म हुआ, वापस खड़ा किया, और तालाब में पानी था, गया मोटर चलाने के लिए, देखा पानी नहीं है, पानी सूख गया। तुम्हारा समझ लो कि अप्रैल में पानी सूख गया। 550 फीट बोरिंग करवाई, लास्ट 70,000 रुपये थे, मतलब एफर्ट का ना। वो बोरिंग करवाया, एक बूंद पानी नहीं। दैट वाज द लास्ट डे ऑफ इन द फार्म। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली एक अपने शौक के लिए, अपने घर के खाने पीने के लिए, किसी एक 5 एकड़ में हम लोग छोटा मोटा चावल और ये सब कर रहे थे। उसके 5 एकड़ में गया था, तो अचानक गया था, तो वो होता ना कि इधर एक जगह ख़त्म हुई और यहाँ पे दिख रहा है कि अरे यार
पालक लगाए थे, कितने पालक हो गए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना लौकी हो गया, सारी सब्जियां दिख रही हैं मुझे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही चीज़ है। वहाँ पे ये थॉट आया कि एज यू हैव अ फैमिली लॉयर, फैमिली डॉक्टर, फैमिली सीए, व्हाई कांट यू हैव अ फैमिली फार्मर? So there I came up with this startup idea और concept कि I said कि सिद्धार्थ के घर का, कनन के घर पे मान लो कि हफ्ते में 10 किलो रिक्वायरमेंट है सब्जी की, तो let Siddharth decide because it is naturally grown, so the vegetables will last for 7-8 days, and let him decide what he wants for a whole week and I'll go grow it for you. So I went into that particular concept. उस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको बोलूँ, टेलीविजन वगैरह से कर छोड़ चुका था, तो मुझे लग रहा था, आई जस्ट कॉल्ड अ फ्यू ऑफ देम, 1 or 2 सब्सक्राइब्ड फॉर इट, रेस्ट एवरीवन जस्ट चोज टू इग्नोर बिग टाइम। बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में, एक्टर्स के बहुत सारे लोगों को मैंने फ़ोन किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा अरे कमाल आइडिया है ये, अब मैं करता हूँ, एंड देन फिर आप अगला कॉल आपका नहीं उठ रहा है। और ये सारे दोस्त थे आपके? ये दोस्त थे, सब इंडस्ट्री के दोस्त थे, सबके साथ काम किया हुआ, सबके साथ फ्रेम शेयर किया हुआ है। तो वहाँ से कुछ मिला नहीं भाई। फिर मैं अपने बेटे के स्कूल के बाहर चला गया, वहाँ पे टेबल लगाई, सारी सब्जियाँ रखी और फिर वहाँ बेचा। तो लोगों को लग रहा था कि रोसेश पागल हो गया है, क्या हो गया, व्हाई इज ही सेलिंग हिज वेजिटेबल, ऐसा क्या है। मुझे बड़ा मतलब इट वाज सच अ मोमेंट आई वुड से कि सो मेरा बेटा उस समय थर्ड में था। सो ही वेंट, ही सॉ मी कि स्कूल के गेट पे पापा ये लगा के बैठे हुए हैं। सो ही वेंट इनसाइड एंड ही स्पोक टू ऑल हिज टीचर्स, प्रिंसिपल एंड ऑल, कि पापा सब्जी लेके आए हैं, आप लोग आएंगे क्या देखने, खरीदने के लिए। Then all the kids of his class went to different class and spoke to all the class teachers and said कि Vyan's father is selling vegetable outside. So फूल थे यार गेंदे के ना बहुत सारे। So उसमें मुझे याद है कि एक पता नहीं किसी चीज़ का एक झाड़ था उनके स्कूल में ना, कॉर्नर में बहुत बड़ा सा। तो मेरा बेटा आकर के गोद में बैठ गया और उसके दोस्त भी इधर आकर के ना, अब उसमें वो बच्चों ने लाइन लगा ली कि अंकल गेंदे का फूल ले सकते हैं क्या, गेंदे का फूल ले सकते हैं क्या, मैरीगोल्ड। मैंने कहा हाँ ले लो। उन्होंने लाइन लगाई, एक एक फूल लिया, और जब तक ये मेरा एक्टिविटी ख़त्म हुआ, उनका ब्रेक ख़त्म हुआ और मैं फिर जाने लगा, तो मैं अचानक वो पौधे पे देखा कि सब पिन से ना उन लोगों ने पूरे पौधे को गेंदे के फूल से सजा दिया है। एंड नेक्स्ट वीक दे आस्क्ड मी कि अंकल आप हर हफ्ते आओ ना ऐसे। और मैं सिर्फ इस लिहाज से गया था ना कारण कि मैं छोटा काम नहीं कर रहा हूँ। सब्जी बेचना कोई मतलब छोटा काम नहीं है इस सेंस में कि बहुत कुछ खत्म होने के बाद ये कर रहा हूं मैं। एंड दिस नीड्स अटेंशन, दिस नीड्स अटेंशन फ्रॉम दी children to acknowledge that it's a great work, it's not a menial job. वो भी थॉट चल रहा है कि आप क्यों आकर के मुझसे बोलते हो कि यार धनिया फ्री में दो। एक 100 ग्राम का बंडल बनाने में आपको इंडियन कमोड पे आप जैसे बैठते हैं ना डीप स्क्वाट में, वैसे आपको 15-20 मिनट बैठना पड़ता है, तब 100 ग्राम का धनिया बनता है। बहुत इजीली हम एज अ कंज्यूमर जाके कहते हैं भैया धनिया फ्री में दे दो। मेहनत देख तो जब घास छांटना पड़ता है उसमें, क्योंकि साथ में घास भी उग रहा होता है। सो दैट होल थिंग ना फॉर मी वॉज कि I took it in myself that I need to educate the consumers rather than educating the farmers. तो ये मेरा फैमिली फार्मर का पूरा सेटअप किया। आई रिमेम्बर भाई, गोबर से लेके गौमूत्र से लेकर के
बच्चों को खेत पे बुला करके उनसे खाद बनवाने से ले करके, मतलब मेरा जीवन ऐसा हो गया था कि मेरी गाड़ी में मेरे घर वालों ने बैठना बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी बदबू आती थी उसमें से गोबर और गौमूत्र की, कि मैं अपनी ही गाड़ी में सीट पे फोल्ड करके, मतलब खुद उठा उठा करके किए हैं यार उस समय। बहुत मतलब ऐसा वाला जोन था कि मुझे कुछ करना है इसके साथ, एंड आई वांट टू प्रूव इट टू द फार्मर्स दैट दिस इज द बेस्ट थिंग, आई वांट टू प्रूव इट टू कंज्यूमर दैट यू आर कंज्यूमिंग द बेस्ट थिंग। तो करते 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 एक पॉइंट आया कि 200 सवा 200 लगभग कंज्यूमर हो गए थे। मुझे मैथ्स नहीं आती थी यार, कैलकुलेशन नहीं आता था साला। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना, उसमें नासिक के बहुत सारे किसान जुड़े, बहुत वो हुआ। मुझे मैथ्स नहीं पता चला कि पर केजी आई वाज लूजिंग अराउंड 23-25 केजीज, 23-25 रुपीज़ पर केजी मैं लूज़ कर रहा हूँ। वो मुझे समझ में नहीं आया। वेस्टेज वगैरह हो रहा था क्योंकि तुमने आज ऑर्डर नहीं किया, उसने ऑर्डर नहीं किया, अब मैंने तो मंगवा लिया है, उसके हिसाब से उगवा रहा हूँ। वो डेट भी थोड़ा बढ़ा 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 करते करते वो लगभग समझ ले कि 12-15 लाख रुपए का डेट था, और ऑलरेडी मैं डेट में जा चुका था, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास, 1 सवा के आसपास करोड़ मैं डेट में था। और तो मुझे लगा कि तब तक मेरे को ना अकाउंट में ऐसा रोटेशन दिख रहा है कि लगभग महीने में शायद 4.5-5 लाख का ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि सब्जी, मतलब ये मैं जो कर रहा हूँ इसमें आ रहा है। मुझे पता नहीं क्या ख्याल में था, मुझे लगा कि साला हाँ, वो हो गया, शायद हम ब्रेक इवन तक पहुंच चुके हैं। वहाँ एक डिसीजन मैंने लिया कि यार ये व्हाट्सएप पे ना नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि सब खुद ही बहुत 2-3 थे जो हेल्पर्स थे, लेकिन उसके अलावा सब्ज़ी को छांटना, उसको पैक करना, कंज्यूमर से बात करना, सारी चीज़ें मैं खुद मतलब लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये व्हाट्सएप पे बार बार नहीं हो रहा मुझसे, मैं थक गया हूँ, ऐप बनवा लेता हूँ। वो जो धोखा हुआ यार, टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया या जिस इंसान ने वो टेक्नोलॉजी बनाया उसने धोखा दिया? जिस इंसान ने वो टेक्नोलॉजी बनाया उसने। तो तेरे 8-10 लाख तो इधर वेस्टेज में चढ़ गए, फार्मर का कुछ लगभग उतना ही हो गया उधार, और टेक्नोलॉजी की वजह से 1.5 महीना 2 महीने के अंदर वी लॉस्ट अराउंड अनदर 6-7 lakhs, and by then I just took a pause for a month to figure out the technical part of it, and friends and family, few people had invested in that 1 year of journey. वो उसके कारण ना पूरा धंधा ही बंद हो गया मेरा फार्मिंग का। बहुत वैसा वाला फेज था। कितना जो फ्रेंड्स फैमिली ने इन्वेस्ट किया था उनको जवाब देना, फार्मर का जो उधार हो रखा है उसको जवाब देना, घर का खर्चा चलाना उसको जवाब देना, एक साथ बड़ा था। तब फिर लगा कि बच्चन साहब का एक वीडियो देखा मैंने, अभिषेक बच्चन का, जब वो इस स्टेज में थे ना, जब वो 100 करोड़ और समथिंग केबीसी के पहले वाला जो फेज था, वेर ही went to Abhishek Bachchan and he said that, you know, I'll get back to the thing which I am best at, so I'll start acting, and then he crossed over and he went for मोहब्बतें या किस चीज़ के लिए वो यश जी के पास गए थे। सो वो एल्गोरिदम पता नहीं दिमाग की वजह से कहीं आ गया फेसबुक पे या क्या, वो मैंने वीडियो देखा है ना, आई रियलाइज्ड कि यार शिट, आई नीड टू गेट बैक,
बिकॉज देर इज़ नो अदर वे। 1.5 करोड़ 2 करोड़ का ट्रैप, मर जाऊंगा मैं। पर तुम इतने टाइम से एक्टिंग कर रहे थे, इतने सेविंग्स नहीं हुए थे क्या? सब सेविंग गया ना, एवरीथिंग। तुम 5 साल लगाओ ना, कोई इनकमिंग नहीं हुई ना। हर महीने तुमको आ रहा खेत का खर्चा 70,000 80,000 था यार। तुम अगर 2 लाख कमा रहे हो, 70 उसमें से जा रहा है। मैंने बोला ना, मैथ्स बिगड़ गया ना मेरा, पता नहीं क्या था वो। तो 2 और करोड़ हमेशा down। लगा कि हाँ, बिकॉज तुम कुछ उगा ही नहीं पाए ना यार, सब तो बह गया तुम्हारा। कभी आग लग रही है, कभी पानी नहीं है, कभी कुछ है। वो 3-4 साल तो तुम्हारा तो सब कुछ तो उसी में चला गया, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तो वही चल रहे थे ना जो रोज, वो तो सब सेविंग से ही तो उड़े। तो 2 करोड़ डाउन, अब तुम इंडस्ट्री में वापस आ रहे हो, लोगों को फिर से फोन घुमाना पड़ा? एक फिल्म अब रिलीज हो रही है, बिनियन फैमिली। उसके जस्ट पहले कोटा फैक्ट्री के लिए मुझे एक कॉल आया था, जिसमें शायद 3 दिन का काम था, 2 या 3 दिन का काम था, सीजन 2 में। तो मैंने वो भी कोटा फैक्ट्री इसलिए किया था बिकॉज मुझे एक किसान से मिलने जाना था भोपाल, और मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के। विदिशा में एक किसान से मिला था, संकल्प से, और मुझे कोटा फैक्ट्री का फ़ोन आया। तो मैंने कहा शूट कहाँ करते हैं आप? उन्होंने बोला भोपाल। मैंने कहा विदिशा कितनी दूर है? कह रहे विदिशा सर यहाँ से 1 घंटे का ड्राइव है। मैंने कहा मुझे गाड़ी मिलेगी एज एन एक्टर? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने इतना नर्वस था ना कि मुझे बाइक भी देंगे कि नहीं, मुझे कि खुद ही करना पड़ेगा, आई हैड गॉन टू दैट काइंड ऑफ मेंटल स्पेस। तो वहाँ पे हुआ, कोटा फैक्ट्री में गया मैं, 1 दिन की छुट्टी मिली, मैं विदिशा गया सिर्फ उस किसान के लिए। मैंने हाँ बोला था कोटा फैक्ट्री का, बिकॉज मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था काम करने के। तो कोटा फैक्ट्री कर लिया, सीन अच्छा हुआ। और मुझे याद है कि दे हैड 7 o'clock शिफ्ट, 7 से 7 का, और मेरा लास्ट सीन रखा था, और उसमें कुछ 1.5 पेज का डायलॉग था, 1 full monologue वेयर 2 people are sitting and I'm talking। और 5 बजे के आसपास मेरा नंबर आया था। 1 टेक हुआ, 2 टेक हुआ, एंगल चेंज हुआ, 1 टेक और हुआ, 3 टेक, एंड सडनली दे पैक्ड अप एट 5:30। सो राघव हु इज द डायरेक्टर सेड कि सर कहाँ गैप लिया था आपने? ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ बहुत दिन का गैप है, तो 1 टेक में ही चल रहा है मामला। मैंने मुझे पता नहीं यार, मतलब एज अ सडनली आप एक रियलाइज़ करते कि हाँ मतलब कुछ चेंज है। सो आफ्टर दैट एक फिल्म ऑफ़र हुई 2022 जुलाई में, जो अब रिलीज़ हो रही है, बिन्नी एंड फैमिली, 27 सितंबर को। वो फिल्म ऑफ़र हुआ, फिर वो लगा कि अच्छा अब शुरू हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे, अब शुरू हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। सो आई रिमेंबर आई हैड एडवांस मैंने 2 महीने लिए उनसे, लेकिन वो फिल्म कुछ कुछ कारणों से, कभी वीज़ा नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, वो करते करते वो फिल्म गई जुलाई में। एंड आई रिमेंबर जुलाई की जो लंदन में शूटिंग थी, और मैंने कहा कि देखो, और मेरे अकाउंट में 2,500 रुपये थे लंदन जाते वक्त। वो पहली यात्रा ऐसी हुई थी, ट्रिप ऐसा हुआ था कि मैं चॉकलेट भी नहीं ला पाया था। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट टू गेट ओवर फिल्म, बिकॉज उसके बाद फाइनल पेमेंट था। तो वो हुआ, लेकिन यार वो पता नहीं वो ईश्वर ने क्या देखा कि उस समय तक वज़न भी मैंने कोटा फैक्ट्री के टाइम से ही थोड़ा बढ़ा लिया, बढ़ ही गया था, बिकॉज वैसे भी बढ़ा हुआ था। एंड देन मुझे लगा कि 1-2 ऑडिशन दिए थे, बहुत बड़े ऑडिशन थे। उन्होंने मुझे क्या बोला कि कास्टिंग एजेंसी ने, कि सर लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि आप अच्छे एक्टर हैं, बट सर इमेज नहीं ब्रेक हो रही है। सारा भाई कैसे ब्रेक करें, रोसेश कैसे ब्रेक करें? तब मैं फट पड़ा, मैंने छोड़ दिया अपने आप को। मैंने देखा जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस था कि नुकसान नहीं इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज अपनी उगाई हुई सब्जियां खा रहा हूँ। तो केमिकल फ्री पे वजन बढ़ा रहा हूँ मैं। तो वो वजन बढ़ाया, तो वो जो फिल्म मिली ना बिनी एंड फैमिली, उसके मतलब प्रकृति ने तो परीक्षा जो लिया, उसके बाद ऐसा हुआ, यू वोंट बिलीव इट कन, कि 4-4 दिन के गैप पे मैंने 4 फिल्में की हैं।
और ये कहाँ से हो रहा था मुझे नहीं पता। बिन्नी एंड फैमिली, मुझे याद है कि 6 अगस्त मैंने लंदन में शूटिंग ख़त्म की है, 7th आई हैव फ्लोन बैक एंड 11th August आई वॉज ऑलरेडी शूटिंग फॉर हड्डी इन दिल्ली. That got over in October 12th, and I was shooting for राउतू का राज on 21st October में उत्तराखंड में राउतू का राज शूट कर रहा हूँ. राउतू का राज मैंने 20 नवंबर को ख़त्म किया है और 27 नवंबर को तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया शूट कर रहा हूँ. और ये मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है. और कास्टिंग अगर मैं बताऊँ ना तो तुमको दुनिया का फनीएस्ट कास्टिंग. एक दिन के लिए मैं यहाँ आया था, मैंने शार्क टैंक भी अप्लाई किया था. 3 राउंड होते थे, 2 राउंड क्लियर कर गया था. नहीं, पहला राउंड रिटर्न वगैरह वो जब हम ये पूरा स्टार्टअप और ये सब वाला जो किया था तो उसका फाइल तैयार किया था. और मुझे लगा था यार कि और वीडियोस वगैरह डालने होते, तो मुझे लगा कि नोन फेस होने की वजह से शार्क टैंक में थोड़ी से ना मतलब हो सकता है कि एक आपको क्या बोलते हो उसको फेवर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि अरे यार मतलब एक एक्टर है एंटरप्रेन्योर की और वो भी एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, एंड विच इज़ मोर लाइक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है या कुछ. तो उसका जो उसका आया और वो आया मेरा ऑडिशन वहाँ पे, मतलब वो जो प्रेजेंटेशन था वो कैलकाटा में था. सो मतलब माई फादर पेड फॉर माई टिकट कि चल एक और ट्राई है देख ले तू. सो ही पेड फॉर माई टिकट एंड उसमें मैं एक दिन मतलब लैंड किया हूँ. सुबह दोपहर को एक फ़ोन आया मुझे हड्डी के लिए कि ऐसा ऐसा है, पराग मेहता कास्टिंग की. और मतलब कॉन्फिडेंस देखो कितना शेकन अप था. मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत फ़नी स्टोरी है. मुझे बुलाया और बोला कि सर ऐसा ऐसा रोल है हड्डी में, ये है वो है, नेगेटिव है, तो मुलाकात हो सकती है. मैंने कहा यार कल सुबह मुझे कलकत्ता जाना है, आज ही मिल सकता हूँ मैं. तो उसने बोला ठीक है आज आ जाइए ऑफिस में. मैं ऑफिस में गया तो बोले कि सर 2 मिनट बैठिए ना, डायरेक्टर आ रहे हैं वो बात करेंगे. तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है कि डायरेक्टर आएंगे तब स्क्रिप्ट देंगे, देन आई विल ऑडिशन फॉर इट. सो डायरेक्टर अक्षत ही केम, ही सेड कि सर ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये है ये है ये है. सो तो मुझे लगा कि अब बताएगा कि ऑडिशन ले लो. तो बोला कि सर एक बार प्रोडक्शन वाले आपसे बात कर लें पैसे वैसे का, तो फिर उसके बाद बात करते हैं. तो मुझे लगा कि प्रोडक्शन वाला पैसा बात करेगा तब ऑडिशन होगा. सबने बात कर ली. उसके बाद बोला कि हाँ सर तो फिर कंफर्म. मैंने कहा ऑडिशन. मैं पूछ रहा हूँ मतलब वो शो कंफर्मेशन की बात कर रहे हो और तुम ऑडिशन की. मैं ऑडिशन पे, मैं पता नहीं क्या कंडीशनिंग दिमाग की यार. मैं कह रहा ऑडिशन, कह रहा किस बात है सर? कंफर्मेशन के लिए, मैं डायरेक्टर आया हूँ मिलने आपको, हाँ बोलने के लिए, बिकॉज आई वांटेड टू मीट यू. आई सेड ओके. सर एक ही प्रॉब्लम. मैंने कहा ऑडिशन? कह रहा नहीं, लुक का क्या करे सर, इमेज का. मैंने कहा देख वजन तो बढ़ा ही हुआ है यार, कम करना है ज़्यादा करना है? बोला नहीं थोड़ा बढ़ा लीजिए चलेगा मेरे लिए, कम मत कीजिएगा. तो मैंने कहा और क्या करूं? कह रहे बाल मुड़वा सकते हैं. मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ. ₹1,00,000 एक्स्ट्रा देगा? तूने बोल दिया? दिया, बाल मुड़वा लिए. इंसेंटिव रोल था, बाल मुंडवाए रोल के लिए. इंसेंटिव था वो ₹1,00,000 उस वक्त. ₹1,00,000? हाँ. और सुन, तीसरी फिल्म की कास्टिंग, राउतू का राज, नवाज भाई के साथ तीसरी फिल्म, छतरपुर में शूट कर रहे हैं हड्डी का. अनुराग कश्यप was there in the scene, he was playing villain. So अनुराग भाई was there, शारिक पटेल जो उस समय जी स्टूडियो के हेड थे वो, and आनंद सुरपुर, the director of राउतू का राज. So I did not know आनंद सुरपुर. शारिक I knew and अनुराग भाई के साथ तो सीन वगैरह ही था. तो मैं छतरपुर के बाहर लॉन में बैठ करके शाम को 5 साढ़े 5 हो रहा था, चाय पी रहा था, अंदर लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी. So Anand Surapur, the director, he walks up to me. You're the same guy, no? Who has done Rosesh in Sarabai? I said, yeah. Hi, I'm Anand. I'm the director. I said, हाँ. So here I have come for a script. एक नवाज को मैं स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ राउतू का राज का. So उसमें एक कैरेक्टर है, वो पैरेलल लीड है, सब इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर है. एक्चुअली यू सूट दिस होल लुक ऑफ योर सूट बिकॉज वो छोटे बाल होते हैं ना पुलिस वाले के, तो और कद काटी. एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट दैट कि नवाज भाई दुबले पतले और इतना, और एंड यू आर लाइक दैट काइंड.
So are you willing to do it? I said, you are asking me to say yes, no to the role. He said, हाँ मैं तेरे को सुना देता हूँ, तो थोड़ा बहुत तूने कहानी सुना है? मैंने कहा हाँ सर मैं करूँगा। ठीक है, तो शारिक इज शारिक ही विल बी प्लेइंग दैट सब इंस्पेक्टर। शारिक हाँ ठीक है डन, ओके, हो गई कास्टिंग। मैं हाँ मतलब मुझे ना वो फेज ही नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद फिर ऐसे ही लियाकत का रोल के लिए हुआ, ये चारों फिल्में हो गई तेरे। हाँ फिर वो करके फिर मैं राउतू का राज हड्डी ख़त्म हुआ था, तब फिर तेरी बातों में उलझा जिया का ऑडिशन के लिए बुलाया था इन्होंने। उसका ऑडिशन दिया था मैंने और फिर डायरेक्टर वगैरह से मुलाकात हुई थी, फिर वो रोल फाइनल हो गया। और उसका वो भी रोल पता है तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि वो हड्डी में जो बाल मुड़वा ली थी ना, तो उसकी वजह से राउतू का राज मिला, और वो बाल छोटे छोटे थे तो उसकी वजह से तेरी बातों में उलझा जिया मिला। माय गॉड। और वज़न जो बढ़ा हुआ था ना, तो ये हुआ कि हाँ मामा जी तो ऐसे ही होते हैं। मतलब आई रिमेम्बर कि वज़न, पेट, गंजा, तेरी बातों में उलझा जिया, पहला दिन सेट पे आ रहा हूँ, धर्म जी भी हैं, कृति हैं, सब कुछ है, एंड आई डिड नॉट हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट विच कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। धर्म जी कह रहे तू मामा ही होगा। थोड़े वेट, जो लोग कहते हैं ना Yeah. कम करो, रोल ज्यादा मिलेंगे, ये तो Correct, उल्टा हो गया। उल्टा हुआ था। और फिर उसी पे मुझे वो ये मेरी फैमिली जो एक 3 सीज़न किया हमने इसका, TVF का जो शो था OTT पे, वो किया। कमाल क्लोज रिजेम्बलेंस जो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे बुलाया गया कवि सिन्हा कास्टिंग वाले कि हम एक शो बना रहे हैं, उसमें फ्रीडम एट मिडनाइट विद निखिल अडवाणी, एंड देयर इज़ दिस रोल ऑफ पाकिस्तान्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। So there is this script if you want to, give audition to. And I said कि हाँ मतलब मैंने, I said why me? I mean, he said sir फ़ोटो भेज रहा हूँ मैं लियाकत की। तो लियाकत अली खान साहब का फ़ोटो आया और मैं देखूँ ये तो लगभग मैं ही हूँ यार। मतलब, और वो भी इसलिए क्योंकि गंजा थे। बाल नहीं था उनका। और मुझे याद है 3 मिनट का कुछ 1 टेक ऑडिशन हुआ था, 3-3.5 मिनट का, वेर आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये फील करना है कि आपके इर्द गिर्द 250 लोग हैं और आप उस पैशन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। दैट प्रोजेक्ट गॉट डिलेड फॉर अ ईयर, बट आई वॉन्टेड टू डू दैट रोल, सो आई मेंटेन्ड दैट वेट थ्रू आउट। ऐसे नहीं यार ये चलेगा यार वेट पे, बिकॉज लियाकत किसी ने नहीं प्ले किया है यार। तो मुझे लगा ये फ्रीडम एट मिडनाइट, भाई ह्यूज माउंटेन सोनी लिव पे, ये कैरेक्टर तो करना ही पड़ेगा। एंड निखिल अडवाणी जी टू से यस टू मी was also like कि accepting the fact that a new face of राजेश कुमार इसी, अदरवाइज वही हो जाता, इमेज का क्या करें सर। तो वो बड़ा एक कमाल का टर्न अराउंड हुआ था कि मतलब ये इतने विविध अलग अलग, फिर कोटा फैक्ट्री सीजन 3 भी हो गया, उसमें रोल बढ़ गया, तो थिंग्स स्टार्टेड स्लोली पटरी पे चिक 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 टक 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 शुरू हुआ है कहानी। अभी तो सुपर फास्ट ट्रेन हो गए भाई। अभी मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। अभी ये जो लोन का स्टेटस है, जो 1.5 करोड़ यार पिताजी ने काफ़ी मदद की फाइनली। मतलब चक्कर क्या था ना कि यार पिताजी ऐसा नहीं था कि मैं ना
क्या बताऊं तेरे को, एक जो लाइन है ना कि डर के आगे जीत है, मुझे कई बार लगता है ना कि डर के आगे जीत नहीं होता, डर के आगे झूठ होता है। फादर के साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसमें एक खुल के बातचीत करने वाले जोन में नहीं है। अच्छा, पहले माध्यम मम्मी थी, अब माताराम को हो गया अल्जाइमर्स, वो यही भूल गई है मैं कौन हूं। पापा हल्के उस स्ट्रेस में, तो मुझसे कहा ही नहीं गया कि कभी मदद कर दीजिए। एक दिन क्या हुआ कि माई सिस्टर कॉल्ड मी अप एंड आई हैड एक्चुअली कॉल्ड हर अप फॉर सम 50,000 रुपीज और समथिंग लाइक दैट, कि थोड़ा दे देना 50,000 रुपया इस टाइप से। तो फोन की बोली कि मुझे पूरा बताएगा कि क्या हुआ तेरे साथ। आई रिमेंबर कि आई स्पोक टू हर, शी इज इन फिनलैंड, आई स्पोक टू हर फॉर 1.5 2 hours एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि ऐसे 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 ऐसे। तो बोली तू पापा को एक बार भी नहीं बताया ये बात। मैंने बोला मैं अभी भी नहीं बता सकता। तो बोली कि मैं बोलूं। तो मेरी सिस्टर ने बात पूरे पिताजी के सामने रखी और मेरी हालत खराब, कि मतलब फिर हंटर निकलेगा आज टाइप्स। नेवर न्यू दैट ही एक्चुअली गॉट वेरी इमोशनल विद दैट एंड ही सेड कि असली जीवन में भी फिल्मी कहानी लिख रहा है। सो क्या चाहिए तो कहाँ अटका हुआ है। लेकिन डर फिर भी था, तो मैं पूरा नहीं बता पाया, बट जितना बताया उन्होंने तुरंत अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया, बोले दे सबको, चुका, मौका नहीं लगना चाहिए दोबारा। सो वो मालूम नहीं था यार कि एक बाप जो है, मतलब 78 की उम्र में भी, तो वो कभी हार नहीं लगी मुझे। लेकिन हाँ, ये कभी कभी कचोटता है रे, कि कभी कभी कचोटता है कि मतलब कि अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल बन रहा हूँ मैं। एक किसान बन रहा हूँ, एक एक्टर बन रहा हूँ, कि एक ऐसा बाप बन रहा हूँ जो अपने बाप पे निर्भर हो गया इस एज में। क्योंकि कुछ समय ऐसा भी था कि वो पूछते थे बच्चे कि अच्छा, हॉस्टल में भी डाल दिया था, हॉस्टल में डालना था, पैसे चाहिए थे, और मुझे था कि मतलब इस साल नहीं हुआ तो नहीं होगा। लास्ट ईयर था उसका एडमिशन करवाना, बड़े वाले बेटे का। तो आई रिमेंबर आई कॉल्ड अप माई फादर, माई सिस्टर फर्स्ट, एज यूजुअल डरा हुआ था। तो पिताजी थोड़े से शायद मम्मी की वजह से भी चिड़चिड़े रहे होंगे, तो ही डिड नॉट हियर व्हाट वी वर टॉकिंग, सो ही जस्ट सेड कि नहीं पढ़ा सकते तो छोड़ दो। रहेगा यार, बाप ऐसे क्यों बोल रहा है यार। फिर मेरी सिस्टर समझ गई कि वो पता नहीं कुछ और ही जोन में होंगे, तो शी मेड इट अ पॉइंट, शी कॉल्ड मी अप, शी सेड कि तू फ़ोन रख। मैसेज किया व्हाट्सएप पे बात करते करते कि तू फ़ोन रख, पहले पापा से मैं बात करती हूँ, उनको समझाती हूँ, तब कॉल करते हैं। तो पहली बार हॉस्टल का फीस तो मेरी दोनों बहनें और पिताजी ने दिया मेरे बेटे का। आपके बेटे का? हाँ। तो वही एक चीज़ आ गई थी यार अंदर से, वो डर गया था मैं इस सब चीज़ों से ना, कि क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। वाइफ पे क्या बीती? ख्वाहिशें मार दी। ख्वाहिशें मार दी उन्होंने। वो बेचारी अपना कैंडल का बिजनेस वगैरह करती रहती है, तो ये था कि शी सेड कि राशन वगैरह मैं संभाल लूँगी।
क्योंकि उसका भी अपना एक लिमिटेशन है. शी could not afford more workers to help her grow her business in certain way. तो वो जितने लिमिट पे बेचारी रह सकती थी, तो she was able to pay off these small electricity bill, फलाना bill, ये सब. फिर सब एक ही रूम में सोना शुरू किए. अरे फिर सब एक ही रूम में सोना शुरू किए, एक ही ऐसी चले. So, बेटों का याद है मेरे को. छोटा वाला तो खैर अभी भी सेंसिटिव, दोनों ही सेंसिटिव बच्चे हैं, तो बोलते भी थे कि ये ले लें, अफोर्ड कर पाओगे. पूछते थे क्या? नॉट इन अ बैड वे, बट I'm sure. कि जस्ट कि तो कई बार ऐसा हुआ था कि मैं बैठा करके उनको बोलता भी था कि 1 महीना देना, 1 महीना दे, लिख ले, 1 महीने बाद दूंगा. तो ऐसा क्या है यार. अभी क्या वो टर्न अराउंड फील कर पा रहे हो? कि या वो चीज़ें देखो, कभी कभार ट्रॉमास रहती हैं जो बार बार आती रहती हैं, ट्रॉमा पता है किस चीज़ का आता है सिद्धार्थ? ऑनेस्टली ट्रॉमा इसी चीज़ का आता है कि यार ये फार्मिंग वाला ना बहुत ब्रिलियंट आइडिया है यार, बहुत ब्रिलियंट आइडिया है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग. मतलब नेचुरल फार्मिंग की बात सीतारमन जी ने इस बजट में की जहाँ पे 22,000 करोड़ की बात हुई यार नेचुरल फार्मिंग को, नॉट ऑर्गेनिक. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस 7 years. नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल प्रोडक्ट्स. बिकॉज जब आप लैब टेस्ट करवाते हैं ना 19 केमिकल का, कि नॉर्मल सब्जियों का अगर सरकार से परमिसिबल लिमिट मान लो कॉपर का 30 है, लेड का 17 है, किसी का 10 होगा, जो भी आंकड़े हैं, मेरी सारी सब्जियों में 19 केमिकल का प्रेजेंस सिर्फ 0.01 था. 0.01 केमिकल की सब्जियां. मतलब सिर्फ एक ही चीज़ कि ये अभी तक नहीं हुआ है ना, तो वो मैं शायद इसीलिए भरा पड़ा हूँ. मुझे ये समझ आ रहा है कि तुम्हारा देखा जाए आइडिया जो था, स्टार्टअप आइडिया जो था, समय से आगे था. क्योंकि आज एग्री के काफ़ी लोग कर रहे हैं यार. एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट. और तुम्हारे लिए एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है जो तुम्हें यकीन था कि अगर मेरा अप्रोच या कोई गाइड करने वाला होता, एग्जैक्ट वर्ड यही है, ये कहाँ से कहाँ जाता. ये अभी भी जा सकता है. पर मैं ये क्या कह रहा हूँ यार, ये आनंद महिंद्रा जैसे लोग ट्विटर पे हैं, तुम उनको ट्वीट क्यों नहीं करते हो भाई? यार मैं 2-4 बहुत बड़े लोगों से मिला था यार, बहुत बड़े लोगों से. फिर कोई पता नहीं, मतलब सब नंबर्स ढूंढ रहे थे यार. और मेरा काम जो था ना, मतलब नंबर्स भी ऐसा नहीं था कि आंकड़े ख़राब थे. अगर वो मैं 1.5 साल उस पीरियड की बात करूँ ना, जो पायलट टाइप्स स्टार्टअप का चल रहा था, जहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कर रहा था, तो आंकड़े ऐसे बुरे नहीं थे. आई रिमेंबर कि मतलब 1.5 साल में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर मैं तुमको बोलूँ तो नहीं करके भी आई थिंक कि 45-50 लाख तक का ट्रांजैक्शन हो गया था यार, जिसकी वजह से मुझे लगा था ना कि मैं ऐप में घुस सकता हूँ. बट वो कहाँ पे वो हो रहा है ना, वो जो गैप है, मतलब इतना वाहियात था मैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कि मुझसे एक बंदे ने प्रेजेंटेशन में पूछा कि हाँ कि आपका बर्न कितना है. मैंने कहा अभी वही तो खेत जला, तो फिर मैं आया हूँ आपके पास. मुझे बर्न, कल बूटस्ट्रैप, बर्न, ये सारे वर्ड्स तो पता ही नहीं थे यार कॉर्पोरेट के. और मुझे लग रहा था कोई एक आदमी दे दो यार क्योंकि सोर्सिंग हो रखी है, ऐसे ऐसे किसान हैं मेरे पास इस समय. मतलब मैं तुमको बताऊं कि मेरा एक किसान है नासिक के आगे, सिन्नर शिरडी के पास. भाई वो हमारे लिए ब्रोकली
उगाता है, कॉलीफ्लावर उगाता है, वो थोड़े मतलब वो अपाहिज भी हैं, हल्का पैर का कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो चोट वोट जो भी लगी थी, तो वो खेत में बारिश हुई थी, तो मुझे याद है कि नंगे पाँव वो चल रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन सांप वाप बहुत निकलता है तो कम से कम गमबूट वगैरह तो पहन के घुसा कर। पता क्या बोलता है, कह रहा है कि सर हमारे खेत की सब्जियां ना लोगों के घर पे जाती हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं, उस खेत में चप्पल पहन के कैसे घूमो। ऐसे वाले किसान थे यार, नेचुरल वाले। तो मुझे ना वो कॉज इतना बड़ा दिखने लगा ना कि मैं शायद उसमें मैथ्स मिस कर गया। पर यार एक बिजनेस माइंडेड इंसान जो तुम्हें पार्टनर कर सकता है उसको नहीं ढूंढा तुम्हें। जैसे जो भी मैं भी वेंचर्स करता हूँ अभी, मैं एक बिजनेस माइंडेड इंसान को रखता हूँ, एक बिजनेस वेंचर में एक आदमी को लेके आता हूँ जिसका दिमाग है, जिसमें भरोसा करता हूँ। मुझे नहीं मिला यार, मुझे नहीं वो होता है यार, क्योंकि हम लोग सब क्रिएटिव लोग हैं यार। मुझे नहीं मिला। मैं बीच में एक ऐप के साथ जुड़ा भी था रिवाइव करने के लिए, लास्ट दिसंबर से लेके अगस्त तक मैं जुड़ा भी था, ये सोच करके कि बिकॉज ही इज़ यू नो एस्टैब्लिश्ड वन इन एग्रो सेक्टर, बट आई डोंट नो। नहीं भाई, बॉटम लाइन ये होता है, ये मैंने सीखा हुआ है भाई। मैं 49.6% स्ट्रगलिंग पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ। अब भी जो भी बिजनेस करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, गिने चुने 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग हैं, एक को एक वेंचर के लिए एडवाइस करता हूँ, एक को एक करता हूँ, एक को मैं एक मूव नहीं करता हूँ राजेश भाई विदाउट दैट बिजनेस पर्सन जो मेरे करीब है, जो ऑफिशियली इन्वॉल्व है मेरे साथ, जब तक वो हाँ ना कहे मैं एक मूव नहीं करता। अगर सामने वाला कुछ बोलता भी है, जिसके साथ मैं डीलिंग कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ रुको, आइए इनको कॉल पे लेता हूँ, वो बात करते हैं, फिर वो मुझे बाद में समझाते हैं, एंड देन वी गेट ऑन टू अनदर कॉल। वो बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मुझे वही लग रहा है यार कि थैंक्स टू फिल्म कॉल्ड 12th फेल रीस्टार्ट। नहीं और क्या है, स्टार्ट कर और सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे बिजनेस में ऐसे लोग मिलते नहीं, एंटरटेनमेंट बिजनेस नहीं मिलेंगे तुमको। या ये तुम्हें बाहर झांकना पड़ेगा, बाहर झांकना पड़ेगा, और ऐसे 2 बंदों को रखना ही है लाइफ में भाई। वो भले ही 10 काम कर रहे हो, उनको बोलो कि देखो ये वेंचर है, मेरे साथ आप काम करो, ऐसा परसेंटेज पे काम करेंगे, बट यू हैव टू क्रैक द फॉर्मूला, बिजनेस, पीपीटीज, विजन, नंबर गेम, सब चीज। पता नहीं, हो सकता है तुम्हारे माध्यम से कोई नहीं, बता रहा हूँ भाई। बट बहुत है यार, इतना स्कोप है ना। मैंने हालांकि मतलब ऐसा नहीं है, और भी जो पॉडकास्ट किए हैं सिद्धार्थ, उसमें मैं ये फार्मिंग वाली बात आती है ना तो आँख मेरे चला जाते हैं, लेकिन आज वो सारे पॉइंट्स भी निकले जो शायद कहीं दब गए थे यार। वो स्पेशली यू नो फादर एंड स्कूल फीस एंड एवरीथिंग, इट इज़ सो डीपली यू नो देयर इन मी कि ड्रॉप ऑफ हैट आई कैन यू नो, मतलब भारी हो जाता हूँ कि एक एक चीज़ ना फ्लैश करती है। जैसे एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ कि मेरी गाड़ी के ऊपर 2 पेड़ गिर गए थे, और ये बात है साइक्लोन आई थी मुंबई में उस दिन, और मुझे यही लगा था कि यार एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गिला, साला गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरे हुए हैं। तो नीचे जा कर के देखा तो 10-15 लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि यार कितने लकी हो, तुम्हारी गाड़ी को तो नुकसान ही नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ, दोनों वाइपर ऐसे ही खड़े हैं। तो बाएं से जो पीपल का पेड़ गिरा, वो किसी ने स्कूटर पार्क किया हुआ था तो 1 फीट बोनेट के ऊपर जाके टंग गया, और दाहिने से जो आम का पेड़ गिरा, उसकी टहनी जो है वो 1 फीट बोनेट के आगे जाके गिरी। तो पेड़ ऐसे गिरा हुआ है और बीच में गाड़ी एज इट इज़ खड़ी है। तो मेरे मुंह से पता है एक ही लाइन निकली कि व्हेन यू थिंक ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, द फॉलिंग ट्रीज थिंक अबाउट यू। वाओ। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि शायद प्रकृति में कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और सोचो कि इंडिया का पहला फार्मिंग रियलिटी शो होस्ट मैंने किया है खेत खेत में, जो दूरदर्शन पे चल रहा है। फार्मिंग रियलिटी शो किसी ने नहीं सोचा था, और वो उनके जहन में सिर्फ एक ही एंकर था, और वो एंकर मैं था, बिकॉज समवेयर एवरीवन नोज दैट आई एम डूइंग फार्मिंग। बट वो जो तुम बोल रहे हो ना, कड़ी जो है ना, कि जो समझे, जो नंबर समझे, जो पीपीटी समझे, जो वो उसकी तलाश अभी भी है। वो पता नहीं कहाँ से होगा और कब होगा, बट अगर हो गया ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं 5 साल के अंदर तुमको वो रिजल्ट फार्मिंग में दिखा सकता हूँ। अपने एजुकेशन, अपने 7 साल का कहने का मतलब ये हुआ कि भाई +2
3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर, इतनी पढ़ाई की है, बट बेरोजगार हूँ। इतनी पढ़ाई है मेरी फार्मिंग में। अभी अच्छी आमदनी आ रही है ये फिल्म्स ओटीटी जो कर रहे हो? It's getting back into it. It's getting back for sure. वो रेट मिलते हैं जो तुम्हें मिलता था I पीक टीवी करियर के टाइम पे? I think better है. अभी बेटर मिल रहा है। हाउ नाइस है ब्रदर। Better because I think people are accepting as a good actor वाली कैटेगरी जो होती है ना, एक not only cool dad वाला जो जोन है, बट उसके अलावा जो ये 9 अलग अलग किरदार जो किए ना इतने सारे, so that is paying off. यार अभी क्या है ना, सबको अच्छा एक्टर सब समझ आ गया है। वही सबको समझ आ गया है क्या घटिया कंटेंट है, क्या अच्छा सबको सब आ गया सब है। आ गया। सब अब कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना नहीं। सकता, कुछ नहीं कर सकता। स्टारिज्म तो अब क्या ही बोलोगे कि मतलब बेचारे क्या है स्टार्स, हालत खराब है यार। या। ठीक है, तड़प रहे ऊपर, प्रार्थना कर रहे होंगे, एक्टिंग स्कूल जा रहे होंगे कि भाई हमको एक्टिंग सिखा दो अभी यार। अभी आपकी वाइफ वापस एक्टिंग में आ रही है? हाँ, शी इज गॉट प्रोजेक्ट ऑन कलर्स नाउ। मतलब मैंने उसको कल बोला भी, मैंने कहा कि डबल इंजन सरकार लग गई। तो अच्छा, आप वो भी कर रही हैं या so आप भी कर रहे हो? सो है, मतलब फिर कहानियाँ तो तभी बनती है ना जब कुछ करो। और बिहारी होने के नाते तो हम लोग हर मोड़ पे रिस्क लेने को तैयार होते हैं ना। जब सब कुछ छोड़ करके आदमी कहाँ करके क्या मकाम बना गया, तो मुझे ऐसा ही लगा कि एग्रीकल्चर भी एक क्यों नहीं हो सकता है। बट हाँ भाई होगा, तो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। आई नो, आई एम टेलिंग यू दिस इज लेगेसी कंटेंट जो हमने किया है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 5 साल बाद जब हम बात करेंगे, तुम देखो तुम कहाँ पे हो। एब्सोल्युटली। मैं बता रहा हूँ तुम्हें आज, और ये रखूंगा ये हमारे कॉन्वर्जेशन में ये रहेगा। ये कहाँ तक जाने वाला है दोस्त? इट इज गोइंग टू गो देयर। इंडिया मूवमेंट, हमारा रूट्स, एग्रीकल्चर, इंडियन सॉइल, इंडियन फीलिंग, भाई दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है भाई। एब्सोल्युटली। इट इज द इंडिया मूवमेंट। तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में इंडिया के फार्मिंग? उसमें 60 ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ना, ये 9 इंचेस टू 1 फीट का समझ लो, जो मिट्टी का लेवल होता है ना, टू ग्रो एनी क्रॉप। सो अकॉर्डिंग टू UN स्टडी दैट शुड बी 2%, where you get all the minerals, vitamins, micronutrients, everything. That organic content in 62% of the land across India has gone down to 0.58%. So we are on verge of desertification in next 7 to 10 years. If we revive it, we will revive it in 10 years. If we start it after 10 years, it will take 150 years to revive it. So जब आपको इतना कुछ पता चल जाता है ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि आप इसको कैसे सुधारें। तो दैट इज वेयर आई एम वर्किंग ऑन, दैट इज वेयर आई एम फोकस्ड ऑन। भाई तुम्हारा वक्त है और ये जो तुम इमोशनल हो जाते हो विद सर्टेन स्कार्स, राइट? जैसे मैं अपनी बेटियों को बोलता हूँ, मेरा सबसे ब्यूटीफुल स्कार क्रिकेट में फुल टॉस में किसी ने मैंने बॉल फेंका, मैंने हुक शॉट मारने की कोशिश की, लग गया यहाँ पे, पर आज देखता हूँ तो मजा आ जाता है। दिस इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर भाई। आई नो, सीरियसली हम लोग को समझ आ जाता है कि हमारी गलतियाँ क्या है, क्या सीखना है। एंड जैसे कहते हैं ना राजेश कुमार 2.0, मैं तो कह रहा हूँ 5.0 आ गया भाई। नो वन कैन टच अ गुड ह्यूमन बीइंग, नो वन कैन टच अ गुड एक्टर, एंड नो वन कैन टच समवन इन बिजनेस जिसकी नीयत बहुत क्लीन है। और ऐसा नहीं है नियत ही नहीं, तुम्हारे पास विजन भी है। राजेश भाई 5 साल बाद जब बिजनेस टाइकून बनोगे तो भाई हम लोग को याद रखना। आई लव यू माय ब्रदर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।